स्टूडेंट्स यहां तक आए हो तो डेटा वाले क्वेश्चंस पूरा करके जाओ। कंप्लीट बायोलॉजी का सारे डेटा एनालिसिस क्वेश्चंस यहां पर रख दे हैं। दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। एक बार बेटा आप कंप्लीट वीडियो को देखो, यहां से आपके 20 मार्क्स कंप्लीट श्योर हो जाएंगे। टोटल ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चंस जो वेटेज होता है स्टूडेंट्स यहां से आने का, तो ये आपके श्योर हो जाएंगे। ठीक है। नंबर्स, तो टोटल नंबर्स की बात करें यार 4 to 5 क्वेश्चन बेटा यहाँ से हर बार फ्रेम होता है डेटा वाले क्वेश्चन से। मतलब ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब जो बच्चा 500 580 पे आ रहा है तो वो डेटा वाले क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं, तो वहाँ 600 प्लस हेल्प करेगा बेटा। हर बच्चा चाहे 11th हो 12th हो, ठीक है, नीट की प्रिपेयर ड्रॉपर बच्चा कोई भी बच्चा देख सकता है इसको। ठीक है। अब यहाँ से डेटा वाले क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे डेटा वाले क्वेश्चंस यहाँ पर हमने रख दिया है। सब कुछ यहाँ से कर ले जाओ, क्योंकि बच्चे का रटने वाला होता है, भूल जाते हैं काफ़ी बच्चे। ठीक है कि सर हमें एक वीडियो के अंदर अभी तक तो यूट्यूब पर ऐसा कोई डेटाज वाले क्वेश्चंस नहीं आए हैं यहाँ तक, तो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया बेटा। ओके, तो चलो तैयार हो जाओ डेटा वाले क्वेश्चंस को करने के लिए। हाँ बच्चा, इस वीडियो को जरूर देखना तब जब आपका माइंड कूल हो। ठीक है, आप परेशानी में इसको देखना नहीं, भूल जाओगे। प्रॉब्लम हो आपके पास, कई सारे डिस्टर्बेंस हो, तो वहाँ पर इसको अकेले वीडियो में देखना। ठीक है, प्रॉपर तरीके से एकदम कूल माइंड से पढ़ना। गारंटी बेटा यहाँ से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आपके एग्जाम के अंदर फोड़ दो। फटाफट हो जाओ। तो चलो बेटा एक एक क्वेश्चन पे बात करते हैं कि कई साइंटिस्टों का नाम आता है और उनका काम, देखो काम और उनके नाम और उसके सन आते हैं। ठीक है, सन मतलब सन ने ईयर वाइज पूछा जाता है कि कितने ईयर में, ठीक है, पूछा गया था। तो चलो हम एक एक पे बात करते हैं बेटा। यहाँ से अगर हम साइंटिस्ट की बात करेंगे टोटल, ओके, देखो यस अगर हम इस साइंटिस्ट की बात करेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर जो आपके अंदर मेंशन है, सारे एनसीईआरटी वाले डेटा हमने रखा है यहाँ पर। ओके, तो चलो कंट्रीब्यूशन साइंटिस्ट इन एनसीईआरटी बुक। ओके, अब देखो बेटा सबसे पहले हम लोग फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर को उठाते हैं। जोसेफ प्रिस्टिले बेटा, कौन सा? जोसेफ प्रिस्टिले। अब जोसेफ प्रिस्टिले की क्या है? इसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। यस, यहां से कह सकते हो कि हर टेस्ट सीरीज में आप कहीं भी ज्वाइन किए हो बच्चा, आपका क्वेश्चंस बार बार फ्रेमिंग होगा, ये गारंटी है। जितने भी टेस्ट सीरीज दे के आओ, यहां से एनालिसिस करके आओ कि सर यहां से क्वेश्चन आया है कि नहीं आया। गारंटी है 100% सिक्योरिटी के साथ बेटा, यहां पर कंप्लीट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलो जोसेफ प्रिस्टिले बताया बेटा इसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। क्लियर? और ये 1770 में किए भाई साहब। कब किए? 1770 में जोसेफ प्रिस्टिले ने एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो हरे पौधे होते हैं उनको ग्रोथ के लिए हवा की आवश्यकता होती है। किसने बताया यार? बताओ कि कौन बताया कि ग्रीन प्लांट को ग्रोथ करने के लिए भी एयर की आवश्यकता होती है? जोसेफ प्रिस्टिले ने बताया 1770 में, 1770 में हुआ बताया भाई साहब। अब देखो जोसेफ प्रिस्टिले ने ही ऑक्सीजन की खोज की। अब जाहिर सी बात है, हवा है, हवा में कौन है? ऑक्सीजन ही तो है, हवा में ऑक्सीजन ही तो है यार। तो इसमें जाहिर सी बात, जब इसकी खोज किए आवश्यकता होती है, तो 4 साल बाद इनका दिमाग खुला, तो भैया इन्होंने बताया कि 1774 में कि ऑक्सीजन है। तो इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवर कर दिया कि ऑक्सीजन भी ऐसे एग्जिस्ट कर दिया है, ऑक्सीजन भी। ओके, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ऑक्सीजन, पूरी केमिस्ट्री इन्हीं के दें। सोचो केमिस्ट्री भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जब ना होता, ऑक्सीजन की खोज ना हुई होती, तो बेटा यार जोसेफ प्रिस्टिले क्या एक्सप्लेन कर पाते आज, या कोई केमिस्ट्री कुछ भी हो पाती क्या? तो साइंटिस्टों का रोल अपनी जगह पे है, क्योंकि साइंटिस्ट को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि साइंटिस्ट ही एक ऐसा रोल है जो कि आपको बताता है कि कौन किसने किया है ना। नहीं आप पढ़ते जाओगे कि कौन किसने आया, इसको कर दिया, ऑक्सीजन की खोज कौन कर दिया। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए बेटा। 1774 में बेटा जोसेफ प्रिस्टिले ने ऑक्सीजन की खोज किया। अब रॉबर्ट ब्राउन भाई 1831 में,
ओके, रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब न्यूक्लियस को दिया। अब बताइए था कि रॉबर्ट ब्राउन ने ही बेटा न्यूक्लियस की खोज किया। न्यूक्लियस चीज भी होती है सेल के अंदर, अभी तक कुछ पता नहीं था, मगर यहां पर न्यूक्लियस की भी डिस्कवर हो गई, फर्स्ट डिस्कवर्ड न्यूक्लियस की डिस्क्राइब कर दिए 1831 में बेटा। याद रखना, सारे क्वेश्चंस फ्रेमिंग है, एक भी क्वेश्चन सा नहीं है स्टेटमेंट टाइप, कोई भी क्वेश्चन, डेटा वाले क्वेश्चंस हर बार आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। बच्चों याद रखो इस चीज को, इस वीडियो को हल्के में मत लेना बेटा। यस, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला है कि यूट्यूब पर मुझे लगता है कि सारे डेटा वाले क्वेश्चंस यहां पर कराए जा रहे हैं। एक भी क्वेश्चंस आपके नहीं छोड़े जाएंगे, गारंटी है। एक भी क्वेश्चंस यहां से नहीं आएगा, मैं पेपर एनालिसिस करके बताऊंगा आपको कि कहां से किस स्लाइड से हमारे क्वेश्चंस आए हैं। बायो के सब कुछ 350 प्लस क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, 350 प्लस मार्क्स के मैं यहीं श्योरिटली पूरा दिखा दूंगा आपको। मैंने जितने अभी तक पढ़ाया बेटा बच्चों को, सब कुछ यहां प्रोवाइड कर दिया है। चलो, रॉबर्ट ब्राउन ने बेटा न्यूक्लियस की खोज किया था, और स्लाइडेन और स्वान ने बेटा, स्लाइडेन 1838 में बेटा। याद रखना, ये जो नंबर ईयर वाला वो जो वेटेज होता है बेटा, ईयर का जो क्वेश्चंस होता है, ये बड़े को कन्फ्यूजन होती है, तो ईयर वाले क्वेश्चंस भी बहुत ध्यान से श्योरली आपको याद रखना है। 1838 में बेटा स्लाइडेन कौन थे? स्लाइडेन जर्मन बॉटनिस्ट थे, बहुत इंपॉर्टेंट। वर्क ऑन प्लांट, पौधों पर काम कर रहे थे अपना। अच्छा, ये बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट का मतलब कहाँ करेगा? जूलॉजिस्ट पे तो करेगा नहीं, जीव जंतुओं पे तो करेगा नहीं, ये प्लांट पे काम कर रहे थे भाई साहब। जर्मनी के थे भाई साहब। स्लाइडेन थे, स्लाइडेन मतलब स्लाइडेन का नाम है इनका। 1838 में काम कर रहे थे। 1838 में तो जाएंगे नहीं। अब आपको याद रखना होगा भाई, प्लांट पे काम कौन कर रहा था? स्लाइडेन ने, जर्मन बॉटनिस्ट था, सबसे पहले काम किया इन्होंने, प्लांट पे काम करना शुरू किया 1838 में। स्लाइडेन ने काम करना शुरू कर दिया। तो आपके डेटा वाले क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। चलो, अब सॉन की बात करते हैं। स्लाइडेन हो गया, सॉन हो गया। अब सॉन को बात करते हैं। सॉन भाई ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। कौन थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। वर्क ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि यहाँ से फ्रेम होना चाहिए क्वेश्चंस। क्यों बेटा? क्योंकि हम बता रहे हैं कि ऐसे कौन साइंटिस्ट थे जो प्लांट और एनिमल दोनों पे काम कर रहे थे। और ये जाहिर सी बात, कोई 2 साल 4 साल का डिफरेंस नहीं है, केवल 1 साल का डिफरेंस है। 1838 से 1839 में 1 साल का डिफरेंस है भाई। स्लाइडेन के बाद एक और गब्बर सिर तैयार हो गया, सॉन तैयार हो गया। ये ब्रिटिश जो जूलॉजिस्ट है, वर्क ऑन प्लांट एंड एनिमल दोनों पे काम करा, ये सबसे बड़ी इनकी पॉजिटिव पॉइंट थी बेटा, ठीक है। अब 1839 के बाद सब सो गए कि भैया बहुत अच्छा हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत सब कुछ हो गया, ठीक है। तो आगे बेटा साइंटिस्टों के नाम आगे बढ़ते गए। तो 1855 में बेटा, 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने, भाई साहब रुडोल्फ विर्चो ओमनिस सेलुलाई सेलुला दिया कॉन्सेप्ट। देखो, ये बच्चों बार बार क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज में आता भी है, और ये बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि रुडोल्फ विर्चो ने ही ओमनिस सेलुलाई सेलुला बताया था। इसका मतलब 1855 कर दिया इन्होंने, पंच कर दिया, ठीक है, 55 कर दिया, ठीक है बेटा। 1855 में याद रखना, रुडोल्फ विर्चो ने बेटा ओमनिस सेलुलाई सेलुला दिया। और सेल एराइज फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग सेल्स, मतलब सेल अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसका मतलब है। ओके, सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल। जैसे मेरे दादा, मतलब मेरे पापा, पापा के पापा, पापा के पापा, पापा के पापा, इस तरह का, मतलब ये सेल्स हमारे में डीएनए जो आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन, यही है बेटा ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यार स्पर्म्स के अंदर देखो, स्पर्म्स ओवम, ठीक है बेटा। अब देखो, ये इनके जो माता पिता से आया होगा, ओवम का अंदर भी डीएनए है। अब देखो, ये स्पर्म के अंदर भी देखो, यहाँ पर भी जेनेटिक मटेरियल होता है ना बच्चा। तो यही आपका पूरी की पूरी जिम्मेदार होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण पहुँचाता है, ठीक है। एक सेल आपका ये है, एक सेल बेटा ये है, तो एक सेल मिल के 2 सेल बना लेता है, डिप्लॉयड हो जाता है। डिप्लॉयड के बाद धीरे धीरे बहुत सारा ग्रोथ होता है बेटा, मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ से सेल डिवीज़न होता है। सेल डिवीज़न जैसे आप जानते हो, मेटोटिक डिवीज़न होता है, ठीक है, ये सारे के सारे डिवीज़न होते हैं। अब चलो,
1953 में बेटा। अब देखो डायरेक्ट 50 साल 52 साल कुछ नहीं हुआ, देखो 52 साल अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी 1953 की बात कर दिया इन्होंने, हुआ है देखो 1855 के बाद 1856 पे आ गए, ठीक है। अब देखो 1953 में भाई साहब क्या हुआ, लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बच्चा, ओके। लाइफ ऑरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, आरएनए, प्रोटीन्स, ओपेरिन। देखो ओपेरिन के कौन थे भाई, रशिया के थे। ओपेरिन कौन थे, रशिया के थे। एंड हाल्डेन जो थे इंग्लैंड के थे। इन्होंने केमिकल एवोल्यूशन पे दिया बहुत बड़ा कंसेप्ट, किस पे दिया, ओपेरिन रशिया के थे, हाल्डेन इंग्लैंड के थे बेटा, केमिकल एवोल्यूशन पे बहुत बड़ा इन्होंने कंसेप्ट दिया, ठीक है। लाइफ ओरिजिनेट कहाँ से हुआ बेटा, प्रॉपरली एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुआ है, यस यस यस। 1953 में ये कॉन्सेप्ट दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। लाइफ ओरिजिनेट, फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसी चीज़ को कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स मॉलिक्यूल्स, ओके। और जैसे आरएनए हो गया, प्रोटीन्स हो गया, इनसे मिलकर बना है। याद रखना एनसीईआरटी में कि आरएनए और प्रोटीन के ही मिलकर बना हुआ है। ओपेरिन रशिया के थे, हाल्डेन इंग्लैंड के थे बेटा, केमिकल एवोल्यूशन इन्होंने दिया था, 1953 की बात है। देखो 1856 की बात करते हैं बेटा, 1856 देखो 1855 में रुडोल्फ ओमनी सेलुलर कॉन्सेप्ट देके, ठीक है। 1856 से 1863 तक इनका एक्सपेरिमेंट काम किया था। मेंडल का एक्सपेरिमेंट चला था बेटा, मेंडल का एक्सपेरिमेंट कब से कब तक चला था ये आपको पता होगा कि नहीं, 1856 में 1863 तक इनका एक्सपेरिमेंट चला। सोचो, ऐसा नहीं है कि बेटा यार इतना छोटा एक्सपेरिमेंट, यस, ओके। गार्डन पी पे इन्होंने काम किया, 7 साल इन्होंने अपना बिताया टाइम, 1856 से 1863 तक, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि मेंडल भाई साहब का कितने टाइम पे काम किया इन्होंने, 1856 से 1863 तक, ये डेटास याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखो बेटा। अब 1860 में बेटा जूलियस वॉन सैक ने हाइड्रोफोनिक्स की खोज किया, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। डेवलप्ड हाइड्रोफोनिक्स की खोज जूलियस वॉन सैक ने किया था 1860 में, याद रखो, बार बार बोल रहा हूँ, 1860 में जूलियस वॉन सैक ने ही बेटा हाइड्रोफोनिक्स की खोज कर डाला। अब देखो मेंडल की जो पब्लिश्ड हुई ना, मेंडल ने बहुत ज़्यादा काम किया, पब्लिश्ड हिज वर्क, ठीक है, 1865। देखो इनका वर्किंग जो काम किए थे 1856 से 1863 तक, तो 2 साल तो कोई मानने ही वाला था, बेवकूफ़ समझ रहे थे मेंडल को कि ऐसा ऐसा कुछ होता है नहीं, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद लोगों को पता लगा, जैसे जैसे खोज होती गई, साइंटिस्टों का दिमाग खुलता गया कि अरे मेंडलवा तो यार बड़ा सही था, मेंडलवा तो बड़ा होशियार था यार, मेंडल की बात तो सही थी, हमें मानना चाहिए था यार मेंडल की बातें, मगर आज हम ना मान के गलती कर रहे हैं। अब उसके काम का 2 साल बाद, सोचो उसको रुकना पड़ा 2 साल, 2 ईयर उसको रुकना पड़ा बेटा, याद रखना 2 ईयर, 2 साल उसको रुकना पड़ा अपने काम को दिखाने के लिए। सोचो पब्लिश हुई, फिर उसके बाद धीरे धीरे इनके काम आगे बढ़ते गए, फिर और भी खोज होते गए, ठीक है, साइंटिस्टों ने और भी ज़्यादा उस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। तो ये सारे ऐसी बातें हैं बेटा। चलो बेटा 1866 में, ठीक है, लैंगडॉन डाउन ने खोज की था। डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की है बेटा, लैंगडॉन डाउन ने, ठीक है, नाम से स्पष्ट है, लैंग, देखो डाउन सब में दे सकता ऑप्शन, देखो कंफ्यूज कहाँ करेगा बेटा, 1866 छच्छा कर दिया इन्होंने, ठीक है। 1866 में बेटा क्या किया, लैंगडन डाउन ने किया खोज, लंग कर दिया, ठीक है, लैंगडॉन ने किया, डॉन शब्द से याद रखना बेटा, डॉन, डी से डॉन, डाउन भी याद रख, लैंगडॉन, ओके, क्लियर है, याद हो जाएगा, 1866 कर दिया इन्होंने। चलो अब यहाँ से बेटा फ्रेडरिच मिशर 1869 में 1869 में बेटा 3 साल में फर्स्ट आइडेंटिफाइड डीएनए,
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने लिखा है। देखो मैं आगे ही बात बताता हूँ इस चीज़ को। यस, फ्रेडरिक मिशन ने फर्स्ट आइडेंटिफाई डीएनए एंड नेम इन द न्यूक्लियोइन। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, यहाँ से एक बार क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है। 1869 की बात है। 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने फर्स्ट डीएनए को आइडेंटिफाई किया। तो डीएनए की खोज को श्रेय फ्रेडरिक मिशर को दिया जाता है, याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे गलत मार के आएंगे। फर्स्ट आइडेंटिफाइड डीएनए एंड नेम इट न्यूक्लियोइन। न्यूक्लियोइन किसने दिया नाम बेटा? या फ्रेडरिच मिशर ने 1869 में इन्होंने दे दिया, काम अपना दे दिया फ्रेडरिच मिशर ने। अब चलो हैंकिंग आ गए। हैंकिंग ने, सबको पता होगा कि एक्स बॉडी की खोज किया था हैंकिंग ने 1891 में। सन वाले क्वेश्चंस गलत करके आओगे और ये आपका अभी इस बार जो 2024 का नीट एग्जाम होने वाला है, मुझे लगता है इंक्रीज ना हो जाए डेटा वाले क्वेश्चंस, क्योंकि एनटीओ को भी पता लग गया है कि सारे बच्चे मुझे लगता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं सन वाले क्वेश्चन देके। उनसे गलती की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है सन वाले में। जो बच्चे सोचते हैं कि मुझे सन वाले क्वेश्चंस आते नहीं हैं, तो बेटा मुझे लगता है कि इस बार डेटा वाले क्वेश्चंस भर भर के आएंगे, याद रखना। तो मुझे लगता है कि सब बच्चों का कॉन्सेप्ट बायोलॉजी तो रट ही उठता है, मगर डेटा वाले में कुछ फंसते हैं। हर चीज़ यहाँ याद करके जाओ, हर चीज़ बेटा आपकी मुट्ठी में हर चीज़ हो, आपके अस्त्र शस्त्र यहाँ पर सब कुछ लगाना हो तो बेटा करके जाओ। उसके पहले रेडी हो, युद्ध के मैदान से पहले आपके जितने अस्त्र शस्त्र हैं बेटा सब कुछ रेडी करके जाओ। ऐसा नहीं है कि आपके पास ना अस्त्र है ना शस्त्र है, आप मैदान में चले गए और हार के चले आओगे, ऐसा तो है नहीं। दोबारा पछताने के लिए क्या मतलब है? तो चलो, एक्स बॉडी की खोज हैंकिंग ने किया बेटा, 1891 में किया था। 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने फर्स्ट आइडेंटिफाई डीएनए की खोज किया, जिसमें से उसको नाम क्या दिया? न्यूक्लियाइन। ओके, न्यूक्लियन। चलो बेटा, 1891 में दो काम हुआ बेटा। एक्स बॉडी की खोज हुई। अच्छा भाई, एक्स बॉडी क्या चीज़ है? आपका माइंड में होता है कि सर एक्स बॉडी क्या होता है, ओके, मगर यहाँ पर आपको यार जाहिर सी बात है कोई चीज़ क्या है, तो यहाँ पर फॉसिल की भी सबसे पहले खोज हुई 1891 में जावा होमो इरेक्टस का। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। फॉसिल की खोज हुई सबसे पहले 1891 में। फॉसिल की डिस्कवर किया गया जावा होमो इरेक्टस का जो फॉसिल प्राप्त हुआ जावा के द्वारा, जावा। ओके, याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। 1891 में दो काम हुए, याद रखना। 1891 में हैंकिंग एक्स बॉडी की खोज किया भैया। 1891 में, ठीक है, इन्होंने जावा में होमो इरेक्टस की फॉसिल्स देखा, ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। अब एक साल बाद देखो और भी काम हो रहे हैं। 1892 में बेटा, 1892 में, ठीक है, लिवानोस्की में बेटा डिस्कवर वायरस की खोज किया। अब जाहिर सी बात, ये क्वेश्चन बच्चा कॉमन है कि बच्चों को पता है कि वायरस की खोज, ठीक है, इवानोस्की ने किया था 1892 में। ये बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि ये नहीं बता पाएगा डेटा वाले। 1892 में, 91 के बाद बेटा एक्स बॉडी के बाद वायरस की खोज हो गई। देखो ये एक्स बॉडी मतलब एक साल बाद, 1892 में लिवानोस्की ने डिस्कवर्ड कर डाला वायरस की। अब बेटा 1898 में, तो पीछे ही जा रहे हैं, उसके बाद 92 के बाद 98, ठीक है, बेजरिनिंग कॉन्टेजिमम बाइवम फ्लेडम 1898 में। यहाँ से पूछ सकता है बच्चा क्वेश्चन, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे। 1898 में वेजरिनिक, ठीक है, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम बताया था इन्होंने। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम किसने बताया था? वेजरिनिक ने बताया था 1898 में। इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड, इन्होंने बताया कि ये ऐसा फ्लूइड है जो इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड कहलाता है। ओके, नाम याद रखना बच्चा। ओके, उसके बाद बेटा 1898 में देखो 1898 में यहाँ तक कि इन्फेक्टियस फ्लूइड की खोज हो रही है। यहाँ पर कैमिलो गोल्जी ने बेटा डिस्कवर्ड ऑब्जर्व गोल्जी बॉडी को देखा इन्होंने। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया 1898 में, 1898 में बेटा। यस, फर्स्ट डिस्कवर्ड गोल्जी बॉडी कैमिलो गोल्जी 1898। क्लियर। अब 1900 में बात करें, 1900 में 1900 में बात करेंगे तो डी वेरिस, कॉरेंस
एंड वॉन टेस्ट मार्क इंडिपेंडेंटली रिस्क टेस्टेबल मेंडल रिजल्ट्स। यस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है इसने, डी बैरिस कॉरेंस और वॉन टेस्मॉन्क इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड मैनी मेंडल रिजल्ट्स। देखो मेंडल का जो परिणाम निकला था, रिजल्ट निकला था, इन्होंने 3 साइंटिस्टों ने बहुत अच्छे से उसका बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि भैया मेंडल भाई साहब सही थे कि नहीं थे। डी बैरिस कॉरेंस वॉन टेस्मॉन्क, ठीक है, इंडिपेंडेंटली रिस्क कर रहे हैं, उनके ऊपर डिपेंड नहीं थे, ये अपना काम कर रहे थे आगे की ओर। मगर हाँ, जब देखा गया तो अरे कि यार उसने तो बहुत सही कहा था, उसकी बातें सही है। फिर लोगों को बताया, समझाया कि भाई मेंडेलवा जो है ना वो सही कह के गया था। ठीक है, चलो 1900 में खोज हुई। देखो देखो कितने साल बाद 1863 से 1867 तक चला था काम उनका। ठीक है बेटा, उतना काम चला था। ओके, उसके बाद यहाँ 1900 में काम इनका पुनः उनको रिजल्ट का सम्मानित किया गया, उनके रिजल्ट का, कि भाई मेंडलवा बहुत सही कहा था। चलो अब 1902 में बेटा, 1902 में क्रोमोसोम्स मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस वर्कड आउट। ठीक है बेटा, देखो बेटा मियोसिस जब हो रहा होता है सेल के अंदर, कोई भी सेल है तो उसमें मियोसिस जब प्रोसेस होता है, मियोसिस आप जब डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न मियोसिस के अंदर, तो उसमें जब काम होता है, बाहर होता है बेटा, क्रोमोसोम मूवमेंट करता है। क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस वर्कआउट 1902 में खोज हुई इसकी, मगर इस कौन बताया अभी इसमें मेंशन नहीं है। ठीक है, 1902 में। अब बेटा यहाँ पर लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया, ये पूछा गया सवाल है, ब्लैकमैन ने, और यहाँ पर सवाल बन चुका है बेटा। 1905 में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया गया है, ब्लैकमैन ने दिया भाई साहब। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया है, ब्लैकमैन 1905 में दिया है। क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, 1905 में। यस, चलो अब फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बेटा ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट विथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी डिप्लोकोकस, इसको बोलते बेटा, 1928 में। ठीक है बेटा, 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट किस पे दिया बेटा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, जैसे चूहे पे काम किया। ठीक है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने चूहे पे काम किया। ठीक है, ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। यस स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा स्पीड कम लग रहा है तो 2x स्पीड 1.75 की स्पीड से जो आपकी एक्यूरेसी होगी वो उसके हिसाब से आप वीडियो को देखो। ठीक है, मुझे लगता है 1.5 घंटे भी लग सकते हैं, तो आप 2 की स्पीड से या 1.75 की स्पीड से देखोगे तो आपके जल्दी हो जाएंगे। जो बच्चे जल्दी रिवाइज करना चाहते हैं, जो ड्रॉपर के बच्चे हैं, ठीक है, ऑलरेडी उन्होंने पढ़ रखा है, तो ये सब सारी चीज़ें उनके लिए रिवाइज के लिए मौका दिया जा रहा है बेटा। चलो, जो बच्चे नहीं हैं तो वो अपने कम स्लो में देखें, ठीक है, ताकि आपका दिमाग के अंदर घुसे नहीं तो आप आउट ऑफ एनसीईआरटी चले जाए। ठीक है सर, मेरा तो आउट ऑफ ब्रेन गया, ये सारी चीज़ें भूल गए, सब ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप भूल के दिखाओ बेटा, हर चीज़ें में भूल के दिखाओ। यहाँ से सर हम तो भूल जाएंगे, नहीं, भूल के दिखाओ। इतना मारेंगे ना बेटा, घुस के मारेंगे मोबाइल में, याद रखना। फ्रेडरिक ग्रिफिथ बेटा ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट दिया विद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया डिप्लोकोकस इन्होंने दिया। यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, मगर ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट दिया था बेटा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के साथ। ठीक है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 की बात। अब स्टैनले जो भाई थे, स्टैनले ने क्रिस्टलाइज्ड वायरसेस की खोज कर डाला भाई। क्रिस्टलाइज्ड वायरस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है आपके टेस्ट सीरीज में बेटा। 1935 में, 1935 में स्टैनले क्रिस्टलाइज्ड वायरस कर दिया। ठीक है, वायरस को क्रिस्टलाइज कर दिया। कौन किया, स्टैनले ने किया 1935 में, याद रखना बेटा। ठीक है, कोलियोकैंथ फिश कॉट इन साउथ अफ्रीका। यस, ये क्वेश्चन पूछा गया है 1938 में बेटा। 1938 में सीलोकैंथ फिश कॉट इन साउथ अफ्रीका। सीलोकैंथ फिश कॉट इन साउथ अफ्रीका 1938 में दिया गया।
1938 में सीलोकैंथ फिश कॉट इन साउथ अफ्रीका। ओके बच्चा, चलो। फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरे अवॉर्डेड नोबेल प्राइज ने, देखो इन्हों को नोबेल प्राइज़ कब मिला बेटा? फ्लेमिंग को चेन एंड फ्लोरे पे 1945 में मिला। ठीक है, 1945 में फ्लेमिंग को चेन एंड फ्लोरे पे अवार्ड मिला बेटा, अवॉर्डेड प्राइज मिली थी। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यस स्टूडेंट्स, चलो 1991 में बेटा, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके टेस्ट सीरीज में, फैमिली प्लानिंग कब दिया गया है? प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया। ठीक है, भारत में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 1951 में बेटा, ये याद रखना। ठीक है, हर्षे चेस का जो एक्सपेरिमेंट था बैक्टीरियोफेज पे, ठीक है, वह बैक्टीरियल वायरस गिव्स अनइक्विवोकल बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रूफ दैट डीएनए दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। ओके, 1952 में दिया। 1951 में फैमिली प्लानिंग आई, उसके बाद 1952 में आपको याद रखना है हर्षे चेस का एक्सपेरिमेंट आया। 1952 में हर्षे चेस का एक्सपेरिमेंट डीएनए प्रूफ हो गया भाई कि जेनेटिक मटेरियल है, 1952 में जाके आके प्रूफ हुआ। मतलब आज़ादी के बाद ही 1952 में ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ तरीके से हो गया कि डीएनए ही है कि जो इसकी जेनेटिक मटेरियल है। सोचो 1952 के अंदर आके पूरे तरीके से प्रूफ हो रहा है। 1953 की बात करें बेटा, तो मिलर एक्सपेरिमेंट हुआ। अब देखो यही डीएनए तो खोज हो गई, अब भाई मिलर एक्सपेरिमेंट का ज़रूर हो गया दबदबा। ठीक है, इन्होंने बताया जब जेनेटिक मटेरियल की खोज हुई तो इनका दिमाग अचंभ हो गया, भाई ऐसे हो रहा है तो इसका मतलब मुझे भी काम करना चाहिए। मिलर एक्सपेरिमेंट, चुप थे उनका दिमाग में। देखो एक साइंटिस्ट आया, कुछ ना कुछ उसको हिंट दे दिया तो वो कहीं ना कहीं और भी काम करना शुरू कर देता है, आगे 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 आगे। तो मिलर एक्सपेरिमेंट 1953 में आया। मीथेन, देखो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, टेम्परेचर बेटा 800 डिग्री सेल्सियस, याद रखना ये टेम्परेचर कुछ भी दे सकता है आपके एनसीईआरटी में, 800 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है? ठीक है, इसको कैल्विन में भी चेंज कर लेना, कैल्विन में भी इसको कन्वर्ट कर सकता है। 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ने मिलर एक्सपेरिमेंट बेहतर था, उन्होंने लिया था मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर को लिया था। और टेम्परेचर कितना दिया बेटा? 800 डिग्री सेल्सियस। मिलर ने 1953 में अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। चलो वाटसन और क्रिक, अब देखो 1953 में, यहाँ हमने बताया ना कि डीएनए की खोज तो 1952 में आ गया, तो बवाल होने लगा डीएनए में। मतलब 2-3 साल के अंदर मतलब डीएनए पे इतनी ज़्यादा रिसर्च हुई, काम हुआ 1953 में। वाटसन और क्रिक ने 1953 में, मिलर ने भी एक्सपेरिमेंट किया था उसी पे। ठीक है, स्टैनली मिलर का एक्सपेरिमेंट जो बोलता है 1953 में वाटसन और क्रिक ने बेटा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, बीडीएनए एंड रिप्लिकेशन स्कीम दिया इन्होंने। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से बच्चा, यहाँ से अच्छा वाला क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि वाटसन क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर तो दिया, मगर कौन से डीएनए पे? बी डीएनए पे उन्होंने दिया था, याद रखना। एंड रिप्लिकेशन सीन दिया स्कीम। ओके, चलो पैलेट जो है, देखो पैलेट भाई साहब, पैलेट राइबोसोम की खोज किया। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, राइबोसोम की खोज अभी तक तो नहीं पूछा है, मगर अब पूछ सकता है। 1953 में देखो 1953 बहुत इंपॉर्टेंट सन है, इसमें 3 चीज़ें हुई बेटा। मिलर का एक्सपेरिमेंट भी हुआ है, वाटसन क्रिक का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी खोज हुई है, राइबोसोम की भी खोज 1953 में हुई है। मैंने बताया गया डीएनए के अंदर मतलब पूरे सेल के अंदर घुसना, सारे साइंटिस्ट 1953 से लेकर बेटा 53 तक ये बहुत अच्छे से काम हुए इस पर। फिर 5 साल बाद बेटा 1958 में मिचेल्सन और स्टाहल आ गए। मिचेल्सन और स्टाहल वर्क ऑन ई कोलाई प्रूव। अब ये ई कोलाई बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, क्या प्रूव करने के लिए? सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। यहाँ से प्रोकैरियोट्स की जगह पर बेटा यूकैरियोट्स हो सकता है, याद रखना। गलती जैसे स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये वाला क्वेश्चन बनेगा इस पे। तो वर्क ऑन ई कोलाई प्रूव्स सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। मिचेल्सन और स्टाहल का जो एक्सपेरिमेंट है 1958 में बेटा 5 साल बाद काम हुआ है। मिचेल्सन स्टाहल ने बताया है ई कोलाई प्रूव पे से इन्होंने रिप्लिकेशन के थ्रू बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया? ई कोलाई बैक्टीरिया पे प्रूव किया
सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। पहले प्रोकैरियोट्स पे खोज किया, यूकैरियोट्स पे नहीं किया है बच्चा, याद रखना। अब देखो 1958 में मिशेल्सन स्टाल ने अपना तो बताया सेमी कंजर्वेटिव एक्सपेरिमेंट वाला काम तो बता दिया, मगर 1958 में बेटा यहाँ से टेलर वर्क ऑन वीसीफोबा प्रूफ्स, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है बच्चा अच्छा वाला। वर्क ऑन वीसीफोबा प्रूफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। यस यस यस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 19, याद रखना बेटा, दोनों की दोनों चीज़ें वही हुई है। मिशेल्सन स्टाल ने प्रोकैरियोटिक पे खोज किया है सेमी कंजर्वेटिव पे, और 1958 में टेलर ने ही बेटा यूकैरियोट्स पे ही सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की खोज कर डाला बेटा। वीसीफोबा में कहाँ बेटा, वर्क ऑन वीसीफोबा, किस पे काम किया इन्होंने, वीसीफोबा पे, इन्होंने काम किया इकोलाई पे, याद रखना। ये वीसीफोबा कौन है पूछ लेगा आपसे, वीसीफोबा यूकैरियोट है प्रोकैरियोट बेटा, प्रो यूकैरियोट्स है वीसीफोबा, इकोलाई प्रोकैरियोट्स है, इतना याद रखना। इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं बेटा। इसने चौकन्ना रहना कि 1958 में सेमी कंजर्वेटिव की ही खोज हुई है टेलर ने, और ठीक है स्टाल, मिशेल्सन और स्टाल ने। अब आ जाओ 2 साल बाद 1960 में बेटा, ठीक है, कैथरीन इश्यू ने बताया, कैथरीन इश्यू पब्लिश्ड एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स। यस, पूरे तरीके से सीड की एनाटॉमी कंप्लीट किसने बताया, कैथरीन इश्यू ने 1960 में। 1960 में कैथरीन इश्यू ने बेटा क्या बताया बच्चों, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, प्लांट वाले से क्वेश्चन आ गया बेटा। अब आ जाओ मेल्विन और कैल्विन ने, भाई साहब मेल्विन और कैल्विन को कौन नहीं जानता। 1961 में मेल्विन और कैल्विन को नोबेल प्राइज भी दिया गया। कब दिया गया मेल्विन और कैल्विन को नोबेल प्राइज, 1961 में दिया गया। क्वेश्चन देखो ये फंस जाएंगे, हर बच्चा फंसेगा, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है तो भूल जाते हैं बच्चे। अगर जो बच्चा 5 बार 6 बार पढ़ा होगा तो उसको याद रहेगा। क्लियर है। कैथरीन इश्यू ने पब्लिश्ड एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। हाँ, प्रॉपर तरीके से इसको रिवाइज तो आप फटाफट बच्चे, कोई ज़रूरत नहीं है बुक खोलने की, यहाँ पर सब कुछ मैंने प्रोवाइड कर दिया है, सब कुछ यहाँ पर किया है, ठीक है। वाटसन और क्रिक ने बेटा, वाटसन क्रिक ने विल्किंस देखो, वाटसन क्रिक और विल्किंस को नोबेल प्राइज़ कब मिला, 1962 में। तो वाटसन क्रिक, अभी हमने बताया कि वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया 1958 में अप्रॉक्स, हाँ 1958 में, हाँ वाटसन और क्रिक ने 1953 में, सॉरी बेटा, वाटसन और क्रिक ने सोचो 8 साल बाद बेटा, 9 साल बाद इनको नोबेल प्राइज़ मिला। इतना साल इंतज़ार किए कि भाई हमें नोबेल प्राइज़ भी मिलेगा, तो इनकी अच्छे से वाटसन और क्रिक और विल्किंस नोबेल प्राइज़ बेटा पा गए। अब देखो 1963 में 2 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियोफेज, ठीक है, 2 एंजाइम्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन इकोलाई वेर आइसोलेट। यस, इकोलाई से बेटा आइसोलेट क्या कर सकते हैं, 2 एंजाइम होता है ग्रोथ, अगर बैक्टीरियोफेज ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, किसी मीडियम के अंदर, तो 1963 में इसकी खोज हुई। तो 2 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन इकोलाई वेयर इज आइसोलेट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, मैं बोल रहा हूँ स्टार वाला क्वेश्चन है बेटा, ये वाला स्टार वाला क्वेश्चन है। क्लियर है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। यस, यहाँ से उसके बाद ये वाला हो गया बेटा। 1969 में 1969 में विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया 1969 में। ये सन याद रखना बेटा, 1969 में ये वाला डेटा याद रखना, ठीक है। 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड कर दिया एमटीपी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके टेस्ट सीरीज में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज्ड एमटीपी को कब किया, 1971। देखो 7 कब दिया बेटा, 19 में, 19 में दिया। 19 में क्या किया, 19 में इंडिया ने लीगलाइज्ड एमटीपी किया। मोहन ने 19 में
19 साल का। मोहन कौन था भाई? एमटीपी का नाम याद रखना, एम से मोहन बेटा, एम से याद रखना मोहन। मोहन ने 19 साल का था भाई मोहन साहब, भाई साहब कौन कितने साल के थे? 21 साल के थे। ठीक है, यहाँ पर टर्मिनेशन प्रेगनेंसी मोहन कराने गए, मोहन भाई टर्मिनेशन प्रेगनेंसी कराने गए क्या? 19 साल की 19 साल की एज में। इनको 71 बेटा, ठीक है, 71 टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी कराना पड़ा, 71 71, इस तरह याद कर सकते हो कोई हिस्ट्री बना के बेटा। ठीक है, कोई ऐसा इमोजी बना के आप इसको याद कर सकते हो, एमटीपी इतना। ठीक है, 71 टर्मिनेशन प्रेगनेंसी हुआ इनको, सोचो मोहन को। ठीक है बेटा, चलो अब 1971 में ही देखो क्या हुआ, डाइनर आया, डाइन आ गया। अभी भाई इतना ज़्यादा क्या करा लिया, टीपी करा लिया, मतलब टर्मिनेशन प्रेगनेंसी हो गया तो डाइन बन गया, जाहिर सी बात है। डाइनर ने 1971 में ही डिस्कबल वायरॉइड बन गया भाई। जब इतना ज़्यादा क्या कराया भाई साहब, इतना ज़्यादा क्या कराया, टर्मिनेशन प्रेगनेंसी कराया तो वायरॉइड बना, फ्री आरएनए विदाउट कैप्सिड। अब उसके पास साला ऊपर का खोपड़ी उपड़ी रह ही नहीं गया, फ्री आरएनए विदाउट कैप्सिड। डाइनर ने डिस्कवर किया इस चीज़ को, वायराइड की। वायराइड क्या है बेटा? वायराइड कुछ नहीं है, वायरस से आया है। ठीक है, तो फ्री आरएनए विदाउट कैप्सिड। ठीक है, आरएनए के पास किसी भी प्रकार का कैप्सिड उसके पास नहीं है। ठीक है, डाइनर ने 1971 में बताया। अब 1972 में बेटा सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है कि सिंगर और निकोलसन ने भाई साहब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया 1972 में, 1972 में, 1957 याद रखना बेटा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यस, यहाँ पर आपको हैंकिंग अभी बताया था 1891 में, जस्ट पढ़ा चुका हूँ कि हैंकिंग एक्स बॉडी की खोज कर रहे हैं। मगर ये एक्स बॉडी है क्या? दरअसल ये स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बेटा? स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल थ्रू स्प्रैटोजेनेसिस इन अ फ्यू। ठीक है बेटा, यस, इंडिविजुअल्स। ये डाउन सिंड्रोम अगर बेटा याद करोगे तो डाउन सिंड्रोम वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडॉम डाउन ने 1866 में किया था। ठीक है, अच्छा कर दिया। ठीक है, यस। डीएनए न्यूक्लियाइन आइडेंटिफाई द फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में बताया। एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन किसने? डेटा प्रोड्यूस्ड बाय द विल्किंस और फ्रैंकलिन्स। बेटा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। एक्स डिफ्रैक्शन किसने बताया, किस डेटा को प्रोड्यूस किया? किसने किया बेटा इस डेटा को? विल्किंस और फ्रैंकलिन, दो साइंटिस्ट थे डेटा डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन को करने के लिए। अब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, मैं बार बार बोलता हूँ कि हर बार आता है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज द गिवन बाय ग्रिफिथ 1928 में, 1928 में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया भाई साहब ग्रिफिथ। ठीक है, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज द एवरी, ठीक है, एवरी मैक्लॉइड और मैकॉटी। ठीक है, मैकॉटी, एवरी मैक्लॉइड, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशंस, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। ऑन इक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट 1952 में। रिप्लिकेशन की बात करें, रिप्लिकेशन सीन किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने दिया। रिप्लिकेशन सीम के, ठीक है, वाटसन और क्रिक ने। यस, सेंट्रल डोगमा अब बायोलॉजी वाज गिवन बाय क्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा, पूछ सकता है कि सेंट्रल डोगमा देने वाला भाई क्रिक है, वाटसन क्रिक है, याद रखना, वाटसन नहीं है, क्रिक है, कि क्रिक। ओके, सेंट्रल डोगमा किसने दिया? एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट डीएनए रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिवली was given in prokaryotes, मिसलसन एंड स्टाहल ने, बेटा मिसलसन स्टाहल ने 1958 में एक्सपेरिमेंट किया डीएनए रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिवली। ठीक है, मिसलसन और स्टाहल ने ही बताई डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशंस को। ठीक है, प्रोकार्योटिक में, यूकार्योटिक में भी बताया गया। उसके लिए भाई कौन आया? बताया था ना, टेलर आया, टेलर यूकार्योटिक में बताया था, हाँ ना। तो चलो नेक्स्ट पोर्शन पर बात करते बेटा। ओके, अब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट डीएनए रिप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिव वाज गिवन बाय टेलर। ठीक है, 1958 में, दोनों के दोनों वही सेम एज है, सेम ईयर है। जॉर्ज
गैमो जॉर्ज गैमो ए फिजिस्ट प्रपोज्ड एट कोडॉन एंड ट्रिपलेट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा। जॉर्ज गैमो एक फिजिस्ट थे, प्रपोज किया कोडॉन और ट्रिपलेट को, जॉर्ज गैमो, याद रखना। हरगोविंद खुराना सिंथेसाइज्ड आरएनए, देखो हरगोविंद खुराना को क्या बोलते हैं, आरएनए का सिंथेसाइज्ड किया, आरएनए मॉलिक्यूल का, विद डिफाइन कॉम्बिनेशन ऑफ बेस होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर्स, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर को इन्होंने रिप्रेजेंट किया। ओके, हरगोविंद खुराना ने भाई साहब आरएनए मॉलिक्यूल्स को डिफाइन तरीके से, पूरी तरीके से आरएनए मॉलिक्यूल्स को ये अच्छे से हरगोविंद खुराना ही बताया था। ओके, अब नीरेनबर्ग की बात करते हैं। नीरेनबर्ग कौन भाई है, कौन भाई, चच्चा है क्या ये? हाँ, नीरेनबर्ग इन अ सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प्ड द कोड ऑफ द, ठीक है, डिसिफर्ड सेल फ्री सिस्टम ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज फाइनली हेल्प द कोड ऑफ द डिसिफर्ड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं बेटा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोफोरिलेज इज कॉल्ड सेवरोकोआ एंजाइम्स। बहुत ये हमको लगता है ऐड किया गया एनसीईआरटी में, मतलब ये एक्स्ट्रा पॉइंट है बेटा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज इज कॉल्ड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज को और किस नाम से जानते हैं? सेवरोकोआ एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। लैक ऑफ पेरॉन की बात करते हैं बेटा, गिवन जैकॉब और मैनॉप, ठीक है, मैनॉप। लैक ऑफ किसने दिया बेटा? जैकॉब और मैनॉप ने दिया। ऑटोमाइज्ड डीएनए सीक्वेंस वर्क एट द प्रिंसिपल ऑफ मेथड बाय द फ्रेडरिक सिंगर ने दिया। ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस वर्क एट द प्रिंसिपल ऑफ मेथड डेवलप द फ्रेडरिक सिंगर। फ्रेडरिक सिंगर ने क्या बोला कि डेवलप द मेथड ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स सीक्वेंस इन द प्रोटीन्स। यस, फ्रेडरिक सेंगर ने बताया भाई साहब इस चीज़ को। अब देखो डीएनए फिंगर की खोज, भाई आपको पता होगा कि डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज भाई बार बार पूछा जाता है कि एल्बर्ट जेफरिक ने किया था, ठीक है। अब स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी किसने दिया बेटा? लुईस पास्चर ने दिया कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी होता है, ये बार बार पूछा जाता है सवाल बेटा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्पॉन्टेनियस जनरेशन कि स्वयं खुद से हुआ है, स्पॉन्टेनियस खुद से ही जीव का निर्माण हुआ है इस संसार में, इस सृष्टि पे। स्पॉन्टेनियस थ्योरी किसने दिया बेटा? लुईस पास्चर ने दिया, याद रखना। लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ इज टोल्ड बाय द लुईस पास्चर, ठीक है। मतलब लाइफ पहले से आते, जैसे आपने बोला कि कोई वायरस है तो ये वायरस मरने वाला है, तो उसने रिप्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद ये रिप्रोड्यूस कैसे से बढ़ता गया, तो इनसे बन रहा, ठीक है। पप्पा के पप्पा इनसे कह रहा है, मतलब वही चीज़। लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, दैट इज टोल्ड बाई लुई पास्चर्स। भाई होपेरिन और हाल्डेन ने क्या प्रोपोज किया? ओके, नेक्स्ट, यस, ओके, ओपेरिन और हाल्डेन ने प्रपोज्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ दैट्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओपेरिन और हाल्डेन ने सबसे बड़ा अपना वो सूप वाला मॉडल दिया था, ठीक है। ओपेरिन हाल्डेन ने क्या किया? प्रपोज फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, सबसे पहले जीव का निर्माण इस संसार में, इस सृष्टि पर ओपेरिन और हाल्डेन ने बताया अपने कॉन्सेप्ट से, अपने थ्योरी यहाँ से एक्सप्लेन भी किया, ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने ऐसे ही दे दिया। कुड हैव कम फ्रॉम एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, किसी नॉन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुआ है, ये बात सत्य है। कोई आरएनए का निर्माण ही तो सबसे पहले हुआ है, आरएनए ना होता बेटा, ठीक है। और जाहिर सी बात है आरएनए मिलकर बना किससे? प्रोटीन से बना है। प्रोटीन इस संसार में सबसे पहले आरएनए आया तो भाई आरएनए भी तो किसी चीज़ से मिलकर बना होगा ना, तो आरएनए भी बेटा प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीनों से मिलकर बना है, अमीनो एसिड्स से मिलकर बना है। तो अमीनो एसिड्स किससे मिलकर बने होते हैं बेटा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये पहले ऑलरेडी मौजूद रहे होंगे इस सृष्टि पे। चलो, हाल्डेन, ओपेरिन और हाल्डेन का ये एक्सपेरिमेंट था। चलो, डार्विन, देखो यहाँ से लिविंग ऑर्गेनिज्म से आ सकता है, यहाँ पर नॉन लिविंग है, याद रखना बेटा, यहाँ कंफ्यूज मत हो। नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से इस संसार में लाइफ बना है, याद रखना। डार्विन भाई साहब आ गए, सी बॉयज इन द सेल शिप। डार्विन भाई साहब सीज बॉयज एंड द HMS बीगल पूछा जाता है। HMS बीगल डार्विन ने बताया था भाई, HMS बीगल को रिप्रेजेंट किया था, सी बॉयज, ओके, याद रखना। अल्फ्रेड वेलिस ने किस पे काम किया था भाई? द वर्क इन द
ठीक है, मैजे आर्क्यूपेलागो में अल्फ्रेड वेलेस ने काम किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूज्ड एंड डिफ्यूज ऑफ ऑर्गन थ्योरी किसने दिया था बेटा? फ्रेंच नेचुरलिस्ट लैमार्क ने दिया था। लैमार्क भाई साहब ने बताया कि जो ऑर्गन्स यूज होते हैं वो दरअसल पूरे तरीके से विलुप्त नहीं हो, जो ऑर्गन्स नहीं यूज होते हैं हमेशा, उनके काम नहीं है कोई, तो वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा धीरे धीरे। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गिवन बाय लैमार्क, ठीक है, फ्रेंच नेचुरलिस्ट। अब मैल्थस की बात करें बेटा, मैल्थस ने पॉपुलेशन पे काम किया, ठीक है। किस पे काम किया? मैल्थस ने वर्क ऑन पॉपुलेशन पे काम किया था। ह्यूगो डी व्रीज की बात करेंगे तो ब्रॉड बोथ ऑफ द आइडिया ऑफ द म्यूटेशन का श्रेय बेटा ह्यूगो डी व्रीज को कहा जाता है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके नीट एग्जामिनेशंस के अंदर। ह्यूगो डी व्रीज को और भी बेटा टर्म साल्टेशन शब्द दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, दो चीज़ को, साल्टेशन यूज्ड टर्म किसने यूज किया था? ह्यूगो डी व्रीज ने। साल्टेशन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है, यूज है। और म्यूटेशन की भी खोज ह्यूगो डी व्रीज ने किया। अब रामदेव मिश्रा को क्या बोला जाता है बेटा? रिवर्ड द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। भारत के अंदर रामदेव मिश्रा को इकोलॉजी ऑफ इंडिया माना जाता है। अब यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसने दिया? गॉस ने। ये बार बार मैं बोलूँ ना, एक बार नहीं बार बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे आपके टेस्ट सीरीज में बेटा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स वाज गिवन बाय गॉस। रिसोर्स पार्टीशनिंग किसने बताया? मैक ऑथर ने बताया था बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। रिसोर्स पार्टीशनिंग ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। रिसोर्स पार्टीशनिंग किसने बताया? मैक ऑथर ने बताया था। कॉस्ट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज वाज गिवन बाय रॉबर्ट कोस्टेंजा ने बताया था भाई साहब, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज वाज गिवन बाय रॉबर्ट कोस्टेंजा। टर्म बायोडाइवर्सिटी की खोज पाई पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन ने दिया। ये जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है ना, जिसको बोलते हैं सोशियो बायोलॉजिस्ट, इनको एडवर्ड विल्सन को सोशियो बायोलॉजिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह भी पूछ सकता है कि कोई साइंटिस्ट को सोशियो बायोलॉजिस्ट कहा जाता है। सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन को कहा जाता है। ये बायोलॉजी टर्म, बायोडाइवर्सिटी का टर्म पॉपुलराइज्ड किया था इन्होंने। ओके, अब स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये चीज़ स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया बेटा? अलेक्जेंडर एंड हम्बोल्ट ने दिया था, ठीक है। अलेक्जेंडर और हम्बोल्ट ने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया है, ठीक है। लास्ट है इंपॉर्टेंट ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम वाज बाय द डेविड टिलमैन। स्पीसीज द इंपॉर्टेंट ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम वाज गिवन बाय द डेविड टिलमैन। ओके बेटा, नेक्स्ट। यस बच्चों, तो फ्लेम सेल जो होता है आपको पता होगा, किडनी पड़े होंगे, तो फाउंड इन द फ्लैट वर्म्स। यस, फ्लैट वर्म्स में फ्लेम सेल्स पाया गया सबसे पहले। फ्लेम सेल्स कहाँ सबसे पहले पाया गया? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहले बेटा फ्लैट वर्म में मिला, और ये हेल्प क्या करता है बेटा? ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। क्लियर है? आपसे कोई पूछे दोस्त कि भैया फ्लेम सेल पाया कहाँ जाता है, तो बताने आप कि डायरेक्टली फ्लैट वर्म्स, सबसे पहले फ्लैट वर्म में मिला फ्लेम सेल्स। देखो जाहिर सी बात है, नाम इसलिए रखा गया बेटा फ्लेम सेल्स क्यों नाम रखा है? क्योंकि फ्लैट वर्म में पाया जाता है इसलिए। और किस लिए पाया जाता है बेटा? ऑस्मो रेगुलेशंस एंड एक्सक्रीशन के लिए। अब यहाँ एक टर्म है स्टैटोसिस्ट। देखो ये सब कंफ्यूजिंग वर्ड है। स्टैटोसिस्ट का मतलब होता है बैलेंसिंग ऑर्गन्स, ठीक है बेटा, फाउंड इन द आर्थ्रोपोड्स। ये पूछा गया सवाल है। स्टैटोसिस्ट बेटा ये बैलेंसिंग ऑर्गन्स है। रूट हेयर जो बात करते हैं, ठीक है, ये कंफ्यूज कर सकता है अगर जो बच्चा पहली बार दे सकता है इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट मान लो इसको। रूट हेयर जो होता है बेटा फाउंड इन जोन ऑफ मैचुरेशन। जो रूट हेयर होता है मैचुरेशन जोन में पाया जाता है बेटा। हेल्प इन वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, वाटर को मिनरल को एब्जॉर्प्शन करने के लिए। गॉड सेल्स होते हैं बेटा, गॉड सेल्स, ठीक है, इनक्लोज स्टोमेटल अपर्चर होते हैं बेटा। क्या होते हैं? इनक्लोज स्टोमेटल अपर्चर या पोर होते हैं, एक छिद्र होते हैं वीन शेप्ड के, ठीक है। बट इन ग्रासेस डम्बल शेप्ड, ठीक है, जो ग्रास में होते हैं वो डम्बल शेप्ड होते हैं स्टोमेटा, याद रखना। इस टाइप का, इस साइड का बेटा, इस टाइप का डम्बल शेप्ड होते हैं। ओके, अब चलो सब्सिडरी जो सेल्स होते हैं फ्यू एपिडर्मल सिलिस, ठीक है, vicinity the god cells become specialized in their shape and size called the subsidiary cells बेटा।
यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। सब्सिडरी सेल्स होता क्या है, ए फ्यू एपिडर्मल सेल होता है, सिलिस होता है इन ठीक है, वेसिनिटी ऑफ गॉड सेल्स बिकम्स स्पेशलाइज्ड इन देयर शेप्स एंड द साइज कॉल्ड द सब्सिडरी सेल्स। अब बंडल सीथ सेल्स क्या होता है बच्चा, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। मैंने बताया था पहले ही अपने टाइटल में, आपने देख के आया होगा कि ये सब सारी चीज़ें लर्निंग होती है, आपको पता होना चाहिए, केवल आपको रटना है बेटा। यहाँ पर बंडल सीथ सेल जो होता है बेटा, वैस्कुलर बंडल होता है एक टाइप का। कैसा बंडल होता है? वैस्कुलर बंडल होता है, सराउंडेड बाय द लेयर थिक वॉल्ड द बंडल सीथ इज अ सेल्स, बंडल सीथ सेल्स। विलिफॉर्म जो सेल्स होता है, विलिफॉर्म जो सेल्स होता है ग्रासेस में पाया जाता है। इन ग्रासेस सर्टेन एडाक्सियल एपिडर्मस, इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा पूछेगा। विलिफॉर्म सेल्स ग्रास में पाया जाता है। सर्टेन एडाक्सियल एपिडर्मस सेल द वेन्स मॉडिफाइड देम इनटू द लार्ज एम्प्टी एंड द कलरलेस सेल्स। विलिफॉर्म सेल्स कलरलेस सेल्स होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है, लार्ज बड़ा होता है, कलरलेस होता है और ग्रास में पाया जाता है। एडाक्सियल एपिडर्मिस होता है, इतना याद रखना, मॉडिफाइड देम सेल along with the veins, ठीक है, इतना आपको पकड़ना है बस बुलिफॉर्म सेल्स के बारे में, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट्स जो होता है बेटा, कॉन्ड्रोसाइट्स सेल ऑफ कॉटिलेज, सेल्स ऑफ कॉटिलेज को ही कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स अगर आपसे पूछे बेटा, इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ड्रोसाइट्स क्या है, सेल ऑफ कॉटिलेज, कॉटिलेज ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स, ओके। ऑस्टियोसाइट क्या है बेटा, बोन सेल्स, ऑस्टियोसाइट को ही बोलते हैं बेटा बोन सेल्स, बोन सेल्स को ही ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना होगा, ओके। चलो अब हमारा जक्स्टाग्लोमेरुलर, ठीक है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, जेजी जो होता है जक्स्टाग्लोमेरुलर, ठीक है, सेल्स रिलीज, जेजी जो होता है ना बेटा, इधर जाओ, जेजी जो होता है ना, जे और जे, ये रिलीज क्या करता है, रेनिन को रिलीज करता है, रेनिन। और रेनिन जानते हो मिल्क को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत हेल्प करता है रेनिन, ठीक है। इरेथ्रोप्रोटीन पाया जाता है, इरेथ्रोप्रोटीन्स, रेनिन एंड इरेथ्रोप्रोटीन हार्मोन्स रिलीज करता है। जेजी क्या करता है कि जेजी रेनिन को भी रिलीज करता है और इरेथ्रोप्रोटीन को भी, इरेथ्रोपोइटिन को भी रिलीज करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ से मैं कहता हूँ कि हर बार क्वेश्चन बनाने का मेरा इसमें पॉइंट रहेगा कि जेजी जो होता है ना, जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स होता है, रिलीज क्या करता है, रेनिन और इरेथ्रोप्रोटीन, इतना आपको याद रखना बेटा। नेक्स्ट, यस, आ जाओ इधर, ये रेनिन हो गया ना। अब न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स क्या होते हैं, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स फाउंड इन द हाइपोथैलेमस व्हिच सीक्रेट हार्मोन्स, ठीक है। न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स ऐसा सेल्स होता है जो कि न्यूक्लियाई में पाया जाता है बेटा, फाउंड इन हाइपोथैलेमस, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स कहाँ, न्यूरो से याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा सेल बेटा जो आपके हाइपोथैलेमस में पाया जाता हो और सिक्रीट क्या करता हो, हार्मोन्स सिक्रीट करता हो, याद रखना बेटा, ठीक है। यस, बिल्कुल गुड। चलो अब ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई को क्या बोलते हैं, कंटेन्स हेयर सेल्स, ठीक है बेटा। हार्मोन्स, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कंटेन हेयर सेल्स, इतना याद रखना। PMNL, PMNI, PMNL बेटा, इतना याद रखना। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ए टाइप ऑफ न्यूट्रोफिल प्रोवाइडिंग सेलुलर बैरियर इन इनेट इम्यूनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, आज क्वेश्चन फ्रेम होगा। PMNL क्या है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, नाम भी पूछ सकता है आपसे, कंफ्यूज हो जाओगे, ओके। ए टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिल है प्रोवाइडिंग सेलुलर बैरियर इन इनेट इम्यूनिटी, यहाँ इनेट, ठीक है, इनेट की जगह दूसरा इम्यूनिटी दे सकता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये यहाँ पर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अब यहाँ से नेचुरल किलर सेल जो होते हैं, नेचुरल किलर सेल ए टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स होते हैं, प्रोवाइडिंग सेलुलर बैरियर देते हैं, ये जायज़ सी बात है, आपको पता होगा, ठीक है। एक जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, टाइप ऑफ लिम्फोसाइट प्रोवाइडिंग सेलुलर बैरियर। अब मैक्रोफेज की बात करते हैं, तो प्रेजेंट इन टिश्यू, मैक्रोफेज कहाँ होते हैं बेटा, टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और कौन से टिश्यू में, एरियुलर टिश्यू में बेटा, जहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद हो, ऐसा नहीं है कि आप एरियुलर टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं मैक्रोफेजेस दैट कैन फैगोसाइट एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स प्रोवाइडिंग सेलुलर बैरियर्स। और ये क्या प्रोवाइड, दैट कैन फैगोसाइट्स डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स प्रोवाइडिंग सेलुलर बैरियर्स,
अब नेक्स्ट, एपिथेलियम जो सेल्स होते हैं ना, और बोमेन कैप्सूल्स कॉल्ड इज द पोडोसाइट्स। ठीक है, बोमेन कैप्सूल्स, एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेन कैप्सूल दैट इज कॉल्ड पोडोसाइट्स। ओके, अब इनर सेल जो बेटा, इनर सेल्स मास ऑफ ह्यूमन, इनर सेल को बोलते हैं मास ऑफ ह्यूमन। ब्लास्टोसाइस्ट, ब्लास्टोसिस्ट कॉन्टेन स्टेम सेल्स। आपको पता होगा ये बच्चा का मतलब फेवरेट क्वेश्चन होता है। ठीक है, एनटीए का भी फेवरेट क्वेश्चन है, सबका क्वेश्चन फेवरेट है ये वाला। इनर सेल जो होता है मास ऑफ ह्यूमन, ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, याद रखना ये चीज़ आपको पकड़ना है। ब्लास्टोसिस्ट ही बोलते हैं कंटेन स्टेम सेल्स व्हिच हैव द पोटेंशियल टू गिव राइज टू ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन्स। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट, यस, देखो बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर है भाई, कैरोलस लिनियस ने दिया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने दिया बेटा, याद रखना। कैरोलस लिनियस यहाँ से ये पूछ सकता है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। सिस्टमा नेचुरी जो होता है रिटन बाय कैरोलस लिनियस। ठीक है, सिस्टमा नेचर किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है, कैरोलस लिनियस का बहुत बड़ा योगदान है बेटा, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन का इन्होंने ही दिया था। ठीक है, तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स वाज द जॉर्ज वेंथम एंड जॉर्ज हुकर ने। इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया, जॉर्ज वेंथम और हुकर का एक्सपेरिमेंट भी है बेटा। ठीक है, अब बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, तो वहाँ पर भर भर के आप पूछा जाता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो होता है ना, क्लासिफिकेशन आर.एस. विटेकर ने दिया था, आपको पता था 1969 में। एरिस्टोटल ने बेटा अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट द मोर स्पेसिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन इन्होंने ही दिया था, सबसे पहले। ठीक है, क्लासीफाई साइंटिफिकली पूरे तरीके से एरिस्टोटल ने दिया था अपने अकॉर्डिंग। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बात करें, प्लांट और एनिमल वाज द फर्स्ट एरिस्टोटल। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसने दिया था? पूछ सकता है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने दिया था। ठीक है, कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको ऑर्गेनाइज्ड बाय डी.जे. लिवानोवस्की ने 1892 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज फ्रेम हो सकता है। डी.जी. लिवानोवस्की 1892 में। कॉन्टेजिमम वाइडम फ्लोडम कॉल्ड द एम.डब्ल्यू. वेजिनक 1898 में। ये पूछा जा सवाल है, तो दोबारा ये मिल गया। वायरस क्रिस्टलाइज्ड W.M. स्टैनले ने दिया 1935 में। वायरस को क्रिस्टलाइज्ड स्टैनले ने किया था 19। याद रखना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई W.M. किसका नाम है। अब मान लो स्टैनले आगे दिया ही ना रहे फंसाने के लिए, तो बच्चा पता लगा कि स्टैनले है, अब इसमें कंफ्यूज हो गया कि M.W. B.W. कुछ भी दे सकता है, ऐसे में ऑप्शन बना सकता है। तो इसमें यार W.M. क्लियर करना है आपको। W.M. स्टैनले ने 1935 में दिया था। अब वायराइड्स की खोज किसने किया बेटा? टी.ओ. डाइनर ने 1971 में किया था। ट्रिपल हेलिकल मोड ऑफ हाइलोकोलाइजन ऑफ वाज गिवन J.N. रामाचंद्रन ने किया था बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलाइजन वाज बाय J.N. रामाचंद्रन। रामाचंद्रन वाज द इन्फ्लुएंस्ड बाय लिनियस पॉलिंग। लिनियस पॉलिंग ने खोज किया था, लिनियस पॉलिंग। रामाचंद्रन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लिनियस पॉलिंग। ठीक है, डार्विन की बात करें तो इन्फ्लुएंस्ड बाय द माल्थस, इन्फ्लुएंस्ड बाय द माल्थस। ठीक है, नेक्स्ट, यस, डार्विन हो गया माल्थस। ठीक है, पंचानन माहेश्वरी जो है द डॉक्टर W. ड्यूजवान। तो इन्फ्लुएंस्ड, यहाँ पर इन्फ्लुएंस्ड अगर टर्म आ जाए तो कौन से साइंटिस्ट किससे रिलेटेड हैं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपके टेस्ट सीरीज में हर बार मिलता होगा भाई, कौन से किससे इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, कंफ्यूजिंग वाली होती है कि किससे कौन से साइंटिस्ट इन्फ्लुएंस्ड है, वो ज़रा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, अल्फा हेलिक्स की बात करें बेटा, बीटा सीट स्ट्रक्चर वाज द पब्लिश्ड बाय द लिनियस पॉलिंग ने। अल्फा जो हेलिक्स होता है बीटा सीट स्ट्रक्चर होता है, किसने पब्लिश किया था सबसे पहले? लिनियस पॉलिंग ने एस्टेब्लिश किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक की बात करें तो फर्स्ट डिस्क्राइब द लाइव सेल। इन्होंने लाइव सेल सबसे पहले देखा था, डिस्क्राइब किया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। सेल थ्योरी बेटा स्लाइडेनॉस ने दिया था। सेल थ्योरी मॉडिफाइड किसने किया? रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में किया था। ये सबसे बड़ा खोज का श्रेय माना जाता है। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो। ओमनी सेलुलाइज सेल्वा कॉन्सेप्ट दिया 1955 में। मॉडिफाइड किसने कब किया? ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। यस बच्चों, यहाँ पर फ्लूक मॉडल जो मॉडल था सिंगर निकोलसन ने 1972 में दिया था। जीवी डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी, वही चीज़ आ गया। राइबोसोम की खोज, अच्छा वही बेटा, सब कुछ वही है। हाँ, जो नहीं है वही नहीं है। ठीक है, 18 न्यूक्लियस की खोज बेटा सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था, याद रखना।
एंड देन मेल्विन कैल्विन ने नोबल प्राइज 1961 मैपिंग ऑफ द पाथवे ऑफ द आइसोलेट पीएचएच। हाँ, कैल्विन यूज रेडियो एक्टिव C14। कैल्विन ने कौन से रेडियो एक्टिव कार्बन को यूज किया था? C14 इन एल्गा, ठीक है, एल्गल में फोटोसिंथेसिस डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोड्यूस्ड वाज एसिड। ओके बेटा, क्लियर है। होल पाथवे ऑफ C3 साइकिल वाज द वर्क बाय कैल्विन्स। होल पाथवे C3 cycles was worked by Kelvin. C4 pathway was discovered by the हैच और स्लैक ने खोज किया था, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने देखा? ब्लैकमैन ने बताया था। सीन ऑफ ग्लाइकोलिसिस वाज द इमीडिएट, ठीक है, मेयरहोफ और पैरनस, याद रखना। EMP ने ही खोज किया ग्लाइकोलिसिस की बेटा। सीन किसने की? किसने देखा भाई? एक लोग देखते हैं तो भाई हम अपना नाम उड़ा देते हैं कि भाई हमने ही काम किया। तो इन्होंने 3 साइंटिस्टों ने काम किया, इम्बेडेंस, ठीक है, मेयरहोफ और पार्नास। क्लियर है। EMP इसलिए शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम दिया याद करने के लिए, ग्लाइकोलिसिस को सीन किया इन्होंने। डिस्कवरी ऑफ PCR स्टार्टेड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड द सन ऑफ द फ्रांसिस डार्विन। चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ऑब्जर्व बाय द, ठीक है, कोलेप्टाइल्स ग्रास रिस्पॉन्ड टू द यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशंस बाय द ग्रोइंग टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ फोटोट्रॉफिज्म। ओके, ऑक्सीजन वाज आइसोलेट फ्रॉम द टिप ऑफ कोलेप्टाइल्स, ठीक है, वाज द ओट सीडलिंग, ठीक है, FW वेंट, याद रखना बेटा, FW वेंट। चलो नेक्स्ट आ जाओ। यस, यहाँ पर कुरसावा जो है, कुरसावा रिपोर्ट द अपीयरेंस ऑफ द सिम्पटम्स बैक एंड फुली सीडलिंग डिजीज। बैक एंड फुली सीडलिंग डिजीज से हर बार क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है, यहाँ से मैं कहता हूँ ना इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, ठीक है, कि कुशवाहा ने रिपोर्ट किया किस बैक एंड फुली सीडलिंग डिजीज इन यूनिफेक्टेड राइस में, ठीक है। आपसे पूछ लिया कि बैकन जो डिजीज है, फुली सीडलिंग डिजीज, कहाँ देखा गया? सबसे पहले राइस में देखा गया बेटा, चावल में। यूनिफेक्टेड सीडलिंग डिजीज ट्रीटेड स्टेराइल फिल्ट्रेट्स फंगस जिवरेला फ्यूजिकुराई। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, जिवरेला फ्यूजिकुराई ही था। यस, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा, ठीक है। स्कूग जो होता है बेटा, हिज को वर्कर्स ऑब्जर्व फ्रॉम द इंटरनोडर सेगमेंट्स ऑफ द टोबैको स्टेम्स ऑफ कैरलस, ठीक है। वॉल द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन्स एंड द न्यूट्रेंट मीडियम वाज द सप्लीमेंटेड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट वैस्कुलर टिश्यू ईस्ट एक्सट्रैक्ट कोकोनट मिल्क ऑफ DNA। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। स्कूग और मिलर ने जो काम किया है, आइडेंटिफाइड भाई साहब इन्होंने, क्लियर है। देखो टर्म K18 स्कूग मिलर ने आइडेंटिफाई स्लाइड किया, टर्म K18 दिया इन्होंने नाम, ठीक है। कॉजिन्स कन्फर्म रिलीज द वोलाटाइल सब्सटेंस फ्रॉम द रिपनेस्ड ऑर्गन्स, दैट इज द हास्टेंट रैपनिंग ऑफ स्टोर्ड, ठीक है, अनराइपेंड बनानास वोलाटाइल सब्सटेंस। क्लियर है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। गुड ह्यूमर hypothesis was given by Hippocrates and Indian Ayurveda systems। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। गुड ह्यूमर hypothesis was by the William Harvey। ब्लड सर्कुलेशन was discovered by William Harvey, ठीक है। रिवर प्रॉपर hypothesis was by Paul Ehrlich, स्टैंडर्ड इकोलॉजिस्ट माना जाता है इनको। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है। हर्बर्ट बॉयर ऑब्जर्व बाय रिस्ट्रक्शन एंड एंजाइम्स वाज द कैपेबिलिटी ऑफ कटिंग DNA स्ट्रैंड्स इन द पार्टिकुलर फेजेस 1969। हर्बर्ट बॉयर ने रिस्ट्रक्शन एंजाइम हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कटिंग। अच्छा, आरी की खोज किसने की बेटा? हर्बर्ट बॉयर ने खोज किया था। ऑब्जर्व दैट द रिस्ट्रक्शन एंजाइम दैट द कैपेबिलिटी ऑफ कटिंग DNA स्ट्रैंड्स इन अ पार्टिकुलर फेजेस। ओके, नाउ नेक्स्ट। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टैनले अगर कोहेन की बात करें तो डिपेंडेंट ऑफ मेथड ऑफ रिमूविंग प्लाज्मिड फ्रॉम सेल से प्लाज्मिड को रिमूव किया स्टैनले कोहेन ने। मेथड रिमूविंग प्लाज्मिड फ्रॉम द सेल एंड रजिस्टरिंग द देम इन द अदर सेल्स। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA वाज द फर्स्ट कोहेन और बॉयर ने ही खोज किया था बेटा। सब फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA किसने
फॉर्म किया कोहेन और बोयर ने, बहुत बड़ा रोल है। मैं इसीलिए इन साइंटिस्ट को सलाम करता हूँ दिल से, कोहेन और बोयर को, इंपॉर्टेंट है बेटा। वाटसन स्टडी द इफेक्ट ऑफ हॉल्ड एक्सरे ऑन बैटरीफेज मल्टीप्लिकेशन 1950 में हुआ था इनका डिस्क। वाटसन स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ हॉल्ड एक्सरे ऑन बैटरीफेज मल्टीप्लिकेशन 1950 में हुआ था। क्रिक और एक्सरे डिफ्रैक्शन की बात करें तो पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स की खोज हुई थी 1954 में खोज हुई थी भाई साहब, 1954 में। क्रिक स्टडी ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन 1954 में ही हुई थी एक्सरे डिस्क्रिप्शन की खोज। डबल हेलिकल मॉडल BDNA वाज द वाटसन क्रिक 1953 में। मेंडल प्रपोज बाय द इनहेरिटेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पुन्नेट स्क्वायर वाज बाय RC पुन्नेट, ठीक है बेटा, RC याद रखना, या RSC पुन्नेट। पुन्नेट तो आपको पता रहेगा, पुन्नेट स्क्वायर किसने दिया, मगर RC क्लियर है आपको। मेंडल का जब रिजल्ट आया डिस्कवर्ड बाय द डी वेरिस कॉरेंस और वांस टेस्ट मार्क इंडिपेंडेंटली 1900 में कुछ किया। सटन और बोरी ने भाई सर बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोमल दिया था इन्होंने, पैरेलल बिहेवियर ऑफ द जीन्स, पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स, याद रखना ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस वाज द सटन और बोरी ने। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बात करें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस, ठीक है, वाज बाय TS मॉर्गन ने भाई दिया था। सटन बोरी की बात करें तो पेयरिंग ऑफ द सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड बी लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ पेयर फैक्टर दैट कैरिड। ओके, देखो यहाँ से अगर यही पेयरिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर कैरिड। अब जेनेटिक मैप की खोज किसने की है बेटा, अल्फ्रेड स्टटीवांट, वेरी इंपॉर्टेंट। जेनेटिक मैप की खोज किसने किया, अल्फ्रेड स्टटीवांट ने। ओके बच्चों, नेक्स्ट, यस आपको याद रखना होगा सारी चीज़ें, ठीक है। लॉन्ग और नैरो, देखो कॉलमनार एपिथेलियम जो होता है लॉन्ग और नैरो होता है। मैं कहता हूँ ना, यहाँ से हर बार ये +4 मार्क्स का है श्योर, यहाँ से बेटा +4 मार्क्स श्योर है, यहाँ से आता ही आता है। जो कॉलमनार एपिथेलियम होता है लॉन्ग और नैरो होता है। ओके, कैसा होता है कॉलमनार एपिथेलियम, लॉन्ग और नैरो होता है। WBC जो होती है बेटा एमेबॉइड होती है। नर्व सेल जो होती है लॉन्ग एंड ब्रांच्ड होती है। हेनले लूप जो होती है ठीक है हेयरपिन वेंड होती है, हेयरपिन वेंड। स्प्लीन और किडनी की बात करते हैं बेटा, स्प्लीन और किडनी की बात करेंगे तो बेटा यही सब सारी, यस चलो ठीक है। स्प्लीन और किडनी जो होती है, स्प्लीन और किडनी वीन शेप्ड होती है, स्प्लीन भी होती है और किडनी भी होती है वीन शेप्ड, याद रखना। थाइमस जो होती है ना बेटा लोब्ड ऑर्गन होता है थाइमस। पेटेला जो होता है कप्ड शेप्ड होता है। बोमेन कैप्सूल जो होता है डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। बोमेन कैप्सूल डबल वॉल से होती है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। कप लाइक स्ट्रक्चर दो होता है, पेटेला भी होता है, बोमेन कैप्सूल भी होती है, याद रखना। हार्ट जो होता है ना बेटा, हार्ट क्लिंसिड फिस्ट, मुट्ठी के आकार का होता है, क्लिंसिड फिस्ट साइज का होता है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व होता है ना सिग्मॉइड होता है। डायफ्राम जो होता है ना डोम शेप्ड होता है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी नहीं याद होगा बच्चों को, डोम शेप्ड होता है, ठीक है। स्मूथ और मसल जो होती है ना फ्यूसीफॉर्म से, जो स्मूथ मसल होता है कैसा स्ट्रक्चर होता है, फ्यूसीफॉर्म स्ट्रक्चर होता है। रूट हेयर जो होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। रूट हेयर कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। रूट कैप जो होता है ना थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो टंग फ्रॉग ऑफ टंग होता है बाइलोब्ड होती है, ठीक है, यस, टंग ऑफ फ्रॉग बाइलोब्ड। न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल्स इरेगुलर होता है, क्या हो सकता हो, इरेगुलर होता है न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव। जेनेटिव जो सेल्स होती है स्पेंडल शेप्ड होती है बेटा, कैसा हो सकता है, स्पेंडल शेप्ड जेनेटिव सेल्स। एंथर जो होता है ना 4 साइडेड, ठीक है, टेट्रागोनल होता है। कॉटिलोडॉन जो माइज में होता है, माइज और ग्रास में कॉटिलोडॉन्स सिल्ड शेप्ड होता है। ये शेप याद रखना बेटा, सिल्ड शेप्ड होता है। यहाँ पर +4 मार्क्स श्योर मैंने बताया। आर्किकोनियम ऑफ ब्रायोफाइट्स फ्लास्क शेप्ड होता है, आर्किकोनियम ऑफ फ्लास्क। गिल्स ऑफ मोलस्का फीदर लाइक स्ट्रक्चर होता है, गिल्स ऑफ मोलस्का फीदर लाइक स्ट्रक्चर। रेडुला जो होता है बेटा, रेडुला फाइल लाइक स्ट्रक्चर होता है। किस्मेटा जो होता है, किस्माटा एक्स शेप्ड होता है, याद रखना। फाइल रेडुला जो होता है फाइल लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा। गिल्स ऑफ मोलस्का फीदर लाइक स्ट्रक्चर होता है। टेस्टिस जो होता है बेटा ओवल शेप्ड होता है, अंडे के आकार का। यूट्रस जो होता है ना बेटा इन्वर्टेड पियर नाशपाती के आकार का होता है, जिसे नाशपाती होता है ना बेटा
यस, इस तरह हमारा यूट्रस होता है। यस, ओके, क्लियर। फिम्बरी और क्लाइटोरिस जो होती है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। विजाइना में पाया जाता है फिम्बरी और क्लाइटोरिस, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। वासा रेक्टा हैवाइड जो बोन होता है यू शेप्ड होता है। वासा रेक्टा और हैवाइड बोन यू शेप्ड होता है। कैसा शेप्ड बेटा? यू शेप्ड। वर्लस्ट पैरेलल लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होता है सिग्मॉइड ग्रोथ होता है। एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक ग्रोथ जो होता है बेटा जे शेप्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यस, माइक्रो स्पोरेंजियम जो होता है ना, नियर सर्कुलर इन आउटलाइन द ट्रांसपोर्ट सेक्शंस, ओके। नेक्स्ट, चलो देखो बेटा, अर्नेस्ट मेयर हैं 1904 से 2004 तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ये वाला देखो, 1904 से 2004 तक बहुत जिए भाई, 100 साल। सोचो, अर्नेस्ट मेयर की जो जन्म है 100 साल तक उन्होंने जिया है। अर्नेस्ट मेयर एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मेयर को कहा जाता है। मैथियस स्लाइडेन जो थे जर्मन बॉटनिस्ट थे। थियोडर शॉन जो थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। कॉर्नेलियस नील थे माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, ठीक। कॉर्नेलियस वॉन नील, ओके, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। अल्फोंसो कॉटी थे इटालियन ऑटोनॉमिस्ट थे। डॉक्टर डब्ल्यू ड्यूजियन अमेरिकन मिशनरी टीचर थे। पीडब्ल्यू महेश्वरी जो इंडियन बॉटनिस्ट थे, ठीक है। रिग्नाल्ड पुन्नेट जो थे ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे। जॉर्ज गैम्यू फिजिस्ट थे बेटा। अल्फ्रेड वेलिस जो थे नेचुरलिस्ट थे। ये आपको सारे के सारे याद रखने होंगे बेटा, ये इतने नाम आपको क्लियर है बेटा। ये चीज़ आपको लर्न ही करना होगा। नेक्स्ट पोर्शन में बात करते हैं बेटा। स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर बात करें तो टोटली एनसीईआरटी की जो एक्सक्लूसिव कंटेंट्स होते हैं, जो कि यूनिट वाइज क्वेश्चन होता है, यूनिट किसका क्या यूनिट होता है, तो यहाँ से +4 मार्क्स आपका श्योर है बेटा, ठीक है, +4 मार्क्स। तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो टैक्सॉन जिसको बोलते हैं, कैटेगरी या रैंक, ये तीनों एक ही चीज़ है बेटा, ओके। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, टैक्सॉन, कैटेगरी, रैंक, तीनों है एक चीज़। यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम जो होती है, यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम न्यूरॉन्स बोलते हैं न्यूरल सिस्टम का। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन। एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स ऑफ फाइबर या मसल सेल जिसको बोलते हैं, ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन सार्कोमियर, ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जीन्स। यूनिट ऑफ नॉइज पॉल्यूशंस डीवी डेसिबल जिसको बोलते हैं बेटा। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इकोसिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेटा सेल। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, यस, ठीक है। रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावर। डेवलपिंग एम्ब्रियो फिटस जो होता है एंड मैटरनल बॉडी जो होता है प्लेसेंटा होता है। डेवलपिंग एम्ब्रियो फिटस एंड मैटरनल बॉडी प्लेसेंटा ही होता है। अब क्वांटिटेटिव वैल्यू की बात करेंगे बेटा, तो यहाँ से यस स्टूडेंट, चलो वेट ऑफ किडनी की बात करें बेटा, 120 से 170 ग्राम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है। किडनी का वेट कितना होता है? 120 से 170 ग्राम, ठीक है। यस, इस किडनी का वेट होता है 120 से 170 ग्राम। ये डेटा एनालिसिस में दिया गया है, आपके एनसीईआरटी में दिया गया। पीएच ऑफ यूरिन, जो यूरिन का पीएच होता है आप 6 होता है बेटा, याद रखना ये भी, पीएच ऑफ यूरिन 6। ब्रीथिंग जो रेट होता है 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। जो हम लोग सांस लेते हैं 1 मिनट में 12 से 16 बार लेते हैं, 12 से ये 16 बार वैल्यू होता है। ये ऐसा नहीं है कि बच्चों में या किसी और बुड्ढों में, ये एक नॉर्मल पर्सन में लिया जाता है 10 टू अप्रॉक्स 25 के अप्रॉक्स में, ये 20-30 के अप्रॉक्स में लिया जाता है। ब्रीथिंग रेट 12 से 16 बार, ठीक है, ये इतना एवरेज निकाला गया है। टाइडल वॉल्यूम जो होती है ना, याद रखना बेटा, ये सब के सब ये क्वेश्चन प्लस श्योर है कि आपके यहाँ से बेटा क्वेश्चन बनता ही बनता है इतने में। यस,
ये आपके +4 मार्क्स मुझे लगता है श्योर बना देंगे। टाइडल वॉल्यूम जो होता है ना आपको 500 ml होता है, सबसे कम टाइडल वॉल्यूम होता है बेटा टीवी। ओके, IRB जो होता है बेटा 2500 से 3000 ml होता है। कितना? IRB, ठीक है। ERB जो होता है 1000 से 1100 ml, 1000 से 1100 ml। RV की जो वैल्यू होती है 1100 से 1200 ml, ठीक है। पहले RB को देखो याद रखो, फिर ERB को याद रखो, ठीक है। ये इसमें देखो 1100 से 1200 ना, जाहिर सी बात है 1000 से 1100, 1100 से 1200, क्लियर है? इतना आपको पता रहना चाहिए। यस, ERB और RB क्लियर बेटा, यहाँ से आपको पता होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? यस। अगर परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर वाटर की परसेंटेज 90 से 92% होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन सेल, एक मानव सेल के अंदर पानी की प्रतिशत होती है 70 से 90%, 70 से 90% होती है, याद रखना ये क्वेश्चन। ह्यूमन सेल्स, पूरा सेल ही यार वाटर ही तो है, कुछ नहीं। देखो 70 से 90% वाटर ही तो है। टोटल थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात करें तो लेस देन 1 mm होता है, मिलीमर्करी, ठीक है, मिलीग्राम मिलीमर्करी होता है। mmHg नहीं है, मिलीमर्ग्राम, वो लेस देन 1 है। टोटल थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, यस सोचो इतना है, लेस देन 1। एंड द एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजन ब्लड कैन डिलीवर हाउ मच ऑक्सीजन टू डिफ्यूज? 5 ml। ये बार बार बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि 100 ml ब्लड में, ठीक है, ऑक्सीजन कितना डिलीवर होता है? 100 ml, मान लो 100 ml क्या है, ब्लड है। अब उसमें टोटल ऑक्सीजन कितना डिजॉल्व होके जाएगा, डिलीवर होगा? 5 ml, याद रखना हमेशा के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें। मान लो 500 ml, 1000 ml, 2000 ml में कितने ऑक्सीजन डिलीवर करेगा, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लो मैं पूछ लूँ 1000 ml, ठीक है, एवरी 1000 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर हाउ मच ऑक्सीजन टू टिश्यूज, तो उसमें 5 दाम 50 ml। ओके, इस तरह याद रखना, मल्टीप्लाई कर लेना 5 से, जितना भी हो, ठीक है। चलो, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स हाउ मच CO2 टू एल्वुलाई, CO2 टू द एल्वुलाई 4 ml। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ से मैं आपका टेस्ट सीरीज में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा कि 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर हाउ मच CO2 एल्वुलाई, एल्वुलाई तक CO2 को पहुँचाने में कितने ml ब्लड में CO2 आती है? तो 4 ml। तो मैं पूछ लूँ 4 और 5, ऑक्सीजन ज़्यादा और CO2 कम, ऑक्सीजन ज़्यादा CO2 कम। ओके, क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पोर्शन में बात करते हैं। यस स्टूडेंट्स, आ जाओ। पोलन ग्रेन्स जनरली जो होते हैं ना स्पेरिकल होते हैं बेटा। न्यूक्लियोलस जो होता है बेटा स्पेरिकल होते हैं। सेंट्रियोल्स जो होते हैं ना सिलेंड्रिकल होता है, याद रखना। सेंट्रियोल्स होता है सिलेंड्रिकल्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सोजेस शेप्ड या सिलेंड्रिकल शेप्ड होता है, सोज शेप्ड या सिलेंड्रिकल। आरबीसी जो होती है राउंड एंड बाइकॉनकेव होती है। मीजोफिल सेल जो होती है राउंड एंड ओवल होती है। ट्रैकियार्ड जो होते हैं, ठीक है, ट्रैकियार्ड इलोंगेट होती है, याद रखना बेटा। एंड नेक्स्ट पोर्शन में बात करते हैं। ओके, अब लैमार्क जो भाई साहब थे, ठीक है, फ्रेंच नेचुरलॉजिस्ट थे। लैमार्क कौन थे? फ्रेंच के हैं, नेचुरलॉजिस्ट थे। एडवर्ड विल्सन थे, सोशियो बायोलॉजिस्ट थे, याद रखना, ये पूछा गया सवाल है। सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन थे। पॉल एरलिस थे, स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट थे। स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट कौन थे? पॉल एरलिस। रामदेव मिश्रा जो थे इंडियन इकोलॉजिस्ट थे। रामदेव मिश्रा को क्या बोला जाता है? इंडियन इकोलॉजिस्ट। फ्रांसिस जो जैकॉब थे जेनेटिस्ट थे। फ्रांसिस जैकॉब जेनेटिस्ट। जैको मोनोड थे बायोकेमिस्ट थे बेटा। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर थे। रेनिन डेस्कार्ट्स फ्रेंच फिलोसफर्स एंड द मैथमेटिशियन बायोलॉजिस्ट थे बेटा। एंड नेक्स्ट पोर्शन पे बात करते हैं बेटा यहाँ से। डायमीटर ऑफ पोलन ग्रेन 25 से
50 मीटर। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जो पोलन ग्रेन का डायमीटर होता है वो कितना होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रो समझ रहे हो ना, माइक्रोमीटर। क्लियर है। डायमीटर ऑफ आरबीसी 7 माइक्रोमीटर होता है। सोचो, मतलब पोलन ग्रेन से कई गुना छोटा होता है आरबीसी। 7 माइक्रोमीटर होता है बेटा। पोलन ग्रेन तो दिखता है आपको, है ना, मगर 7 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है आरबीसी का। ये पूछ सकता है बेटा इससे सवाल। स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो माइकोप्लाज्मा की जो स्मॉलेस्ट सेल है बेटा, माइकोप्लाज्मा ही तो स्मॉलेस्ट सेल है। इसकी साइज बेटा 0.3 माइक्रोन लेंथ होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है बेटा, 0.3 माइक्रोन। सोचो, इतना छोटा सेल है, आप सोच भी नहीं सकते। 0.3, 7 माइक्रोमीटर नहीं, यहाँ तक कि 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ में। लार्जेस्ट सेल जब बताया था, ऑस्ट्रिच का सेल बोलते हैं हम लोग। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोन का होता है। ये आपको पता होना चाहिए बेटा। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोन का होता है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। एंड नेक्स्ट, यस, माइकोप्लाज्मा हो गया। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच 50। हाँ, टिपिकल यूकैरियोटिक प्लांट की जो सेल होता है, हमने बताया था यूकैरियोटिक जो सेल होता है, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोन होता है। जबकि टिपिकल यूकैरियोटिक प्लांट में, ये एनिमल सेल की बात करें, 10 से 20 माइक्रोन, जबकि प्लांट सेल के अंदर 50 माइक्रोन होता है। सोचो, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का ये माइक्रोन डायमीटर जो होता है, ठीक है, 50 माइक्रोन, मतलब सबसे ज़्यादा प्लांट में होता है बेटा। याद रखना, आपको क्वेश्चन बन सकता है इससे। टिपिकल प्लांट सेल्स, टिपिकल प्लांट जो सेल होता है बेटा, यहाँ से मैं हटा देता हूँ थोड़ा, ओनियन सेल में आपको देखने को मिलेगा। तो टिपिकल प्लांट सेल्स देखने को जब मिला 50 माइक्रोमीटर, तो बेटा वो ओनियन सेल के अंदर मिला। ओनियन का, क्योंकि ओनियन पे ही एक्सपेरिमेंट होते हैं आपके लैब में, ठीक है। ओनियन का जो पूरा लेयर होता है उसको निकालते हैं। एंड टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल की बात करें तो ह्यूमन सेल इन कल्चर, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल की बात करें तो ह्यूमन सेल को कल्चर में करते हैं। साइज ऑफ बैक्टीरिया की बात करें 305 माइक्रोन होता है। 3 से 5 माइक्रोन तक हो सकता है क्या, मिली माइक्रोन नहीं बेटा, माइक्रोन होता है। बैक्टीरिया की साइज 3 से 5 माइक्रोन तक हो सकता है। अब टिपिकल बैक्टीरिया की बात करें तो 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है बेटा। एक टिपिकल बैक्टीरिया की साइज होता है बेटा, माइक्रोमीटर है, माइक्रोन नहीं है, माइक्रोन छोटा होता है, 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है टिपिकल बैक्टीरिया की। वायरस की बात करें तो 0.02, 0.01 नहीं है, 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर होता है बेटा। ओके, क्लियर है। डायमीटर ऑफ गोल्जी बॉडी या सिस्टर्नी 0.5 से 1 माइक्रोन होता है बेटा। सिस्टर्नी का जो माइक्रोन होता है, रुक जाओ इधर साफ कर देते हैं। गोल्जी बॉडी और सिस्टर्नी का जो माइक्रोन होता है, डायमीटर होता है बेटा 0.5 से 1 माइक्रोन होता है, बहुत छोटा, 0.5 से 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन। डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो डायमीटर होती है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर होता है। क्लियर। लेंथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात किया, 1 से 4.1 माइक्रोन होता है बेटा। क्लियर है। लेंथ ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात करें, क्लोरोप्लास्ट का जो लेंथ होता है 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया की इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया पूछ सकते हैं बेटा आपसे कि इसकी लेंथ कितनी होती है। लेंथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की 1 से बेटा 4.1, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरोप्लास्ट की याद रखना 5 से 10 माइक्रोमीटर। अब विड्थ ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अगर क्लोरोप्लास्ट की चौड़ाई देखें तो 2.4 माइक्रोमीटर होता है, 2.4 माइक्रोमीटर। लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए की बात करें तो 1.36 माइक्रोमीटर होता है। डीएनए की ई कोलाई की डीएनए की लेंथ, लंबाई 1 से 36 माइक्रोमीटर। लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए की बात करते हो बेटा 2.2 मीटर होता है बेटा लेंथ। सोचो, डीएनए का जो साइज होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2.2 मीटर होता है। डीएनए का जो ह्यूमन का डीएनए होता है वो इतना बड़ा होता है। सोचो, सब उसी में कंडेंस रहता है। एंड नेक्स्ट, यस बेटा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोबेल प्राइज़ किसने क्या पाया, किसने, तो कि आप लोग टेस्ट सीरीज जोरों जोरों से दे रहे हो
तो वहाँ आपको जब ये सारे क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं तो इतना ज़्यादा, ठीक है, रिग्रेट फील करते हो कि यार ये काश मुझे पहले से पढ़ा होता या पहले से हर माइंड के अंदर तुरंत सेट रहा था तो हम सवाल को क्यों ना कर लेते, उस गलत क्यों होता बेटा। तो आपको यही इसलिए इस वीडियो को लाया कि मैं बताऊँ ना, 5 क्वेश्चन तो बेटा फिक्स है इस वीडियो को। सोचो इतने कम टाइम के अंदर इतना ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करने किया कि बच्चों का डिमांड था कि यहाँ से सर ये इस वीडियो को बनाइए कंप्लीट। एंड नोबेल प्राइज़ की बात करें तो बेटा फ्लेमिंग और चेन ऑफ फ्लोरेको, फ्लेविन और चेन क्लोरेको 1945 में नोबेल प्राइज़ मिला। नोबेल प्राइज़ कब मिला बेटा? 1945 में फ्लेमिंग को, चेन एंड फ्लोरे को मिला साथ में, ठीक है। फ्लेमिंग को भी मिला 1945 में, चेन और फ्लोरे को मिला। 1961 में कैल्विन को भी मिला। कैल्विन जो साइकिल दिया था इन्होंने, 1961 में इन्होंने नोबेल प्राइज़ पाया। 1962 में भी नोबेल प्राइज़ वाटसन और क्रिक विल्किंस को भी मिला था। 1962 में वाटसन क्रिक विल्किंस को मिला। हॉली एंड नेरेनबर्ग, ठीक है, हॉली एंड नेरेनबर्ग, हैरगोविंद खुराना को भी 1968 में नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया गया। अब अदर प्राइजेस जो हैं, अदर प्राइजेस, ठीक है, पैडमान, ठीक है, भूषण अवार्ड को पद्मन, हाँ क्या बोलते हैं, पद्मन भूषण अवार्ड MS स्वामीनाथन को दिया गया था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, MS स्वामीनाथन। ट्रिपल क्राउन जो होता है ना, अर्नेस्ट मेयर को दिया गया था। ट्रिपल क्राउन जो होता है ना, मतलब ये सब बेटा वो नोबेल प्राइज़ के नाम है, मतलब कौन से प्राइज़ किसको क्या मिला है ना। तो अर्नेस्ट मेयर को ट्रिपल क्राउन मिला है, सोचो अर्नेस्ट मेयर को। और लास्कर को अवार्ड वाटसन और क्रिक ने दिया था। अब इंपॉर्टेंट सेल्स यूज्ड इन द एनसीईआरटी, इंपॉर्टेंट जो सेल है बेटा, हेटेरोसिस्ट मैंने पढ़ाया था। उसके बाद स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं फाउंड इन द नॉस्टॉक एनाबीना, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। जो हेटेरोसिस्ट होता है एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है जो कि कहाँ पाया जाता है, नॉस्टॉक एनाबीना पे पाया जाता है। एंड विथ हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हेटेरोसिस्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। स्मॉलेस्ट रेसिपिएंट हमने बताया था माइकोप्लाज्मा है बेटा। एंड नेक्स्ट पोर्शन पे चल, हेटेरोसिस्ट हो गया, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। कॉइनोसाइट्स बेटा, कॉइनोसाइट्स होता है, कॉइनोसाइट्स को ही कॉलर सेल्स बोलते हैं। कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन स्पॉन्जेस, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपसे एनिमल किंगडम का सवाल है। कॉइनोसाइट्स कॉलर सेल्स होता है फाउंड इन स्पॉन्जेस, दैट इज द लाइन ऑफ स्पॉन्जोसेल्स एंड कैनोल्स। क्लियर है बेटा, ठीक है। नाइडोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं, नाइडोसाइट्स फाउंड इन द सिलेंट्रेट्स, नाइडेरिया व्हिच इज कंटेन स्टैनिंग कैप्सूल्स एंड निमेटोसाइट्स। ये भी इंपॉर्टेंट बच्चा, 10 मार्क्स यहाँ से श्योर है, सोचो यहाँ से आपके टेस्ट सीरीज में। एंड नेक्स्ट, यस बेटा, लास्ट स्लाइड की ओर आ गए हम लोग। एंड इसके बाद कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा आपका, ये डेटा वाले क्वेश्चंस तो आपके मुट्ठी में हो जाएगा। अब बच्चों का डाउट तो नहीं होगा, सारे कंटेंट हमने डिलीवर कर दिया बच्चों। और 2025 के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है लेक्चर्स ना। मतलब यहाँ पर अगर आते हो तो फीलिंग के साथ आओ कि बायोलॉजी हमें फील करके पढ़ना है सर, हमें रटना नहीं है। हमने रटने वाली स्लाइड अलग ही डाल दिया यहाँ पर बेटा। जो रटने वाली थी, जो आपको याद करने वाली थी, इतना ही था केवल। सोचो 1.5 घंटे का अप्रॉक्स वीडियो, मुझे लगता है 120 अप्रॉक्सीमेट 1 घंटे, मुझे लगता है कि 1 घंटे, हाँ 30 मिनट के अंदर कंप्लीट हो रहा है वीडियो। चलो, स्टेनले कोहेन ने, हर्बर्ट बोयर ने बेटा फॉर्म्ड फर्स्ट रिकॉम्बिनेशन डीएनए दिया था। फर्स्ट रिकॉम्बिनेशन डीएनए किसने देखा बेटा? स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 में। ये याद रखना डेटा, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट। एड्स को वाज द फर्स्ट रिपोर्ट, एड्स जो होता है ना, सबसे पहले रिपोर्ट किया गया 1981 में, ठीक है बेटा। 1981 में सबसे पहले एड्स को रिपोर्ट किया गया फर्स्ट। तो बेटा फर्स्ट से याद रखना, इस तरह रिपोर्ट कैसे याद रखना, फर्स्ट का मतलब 1981, इस तरह याद रखना, 111 आ रहा है फर्स्ट, इस तरह याद रखना बेटा, ठीक है। फर्स्ट एड्स रिपोर्ट किया 1981 में। 1983 में बात करें तो ई लिली, ये इंपॉर्टेंट बेटा, ई लिली अमेरिकन कंपनी थी, प्रोड्यूस इंसुलिन ई कोलाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दिया। अमेरिकन कंपनी थी ई लिली कंपनी, 1983 में, याद रखना डेटा, याद रखना। ई लिली अमेरिकन कंपनी थी, प्रोड्यूस इंसुलिन इन ई कोलाई बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। किससे किया था? यहाँ PCR दे सकता है, डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू दिया इन्होंने। 1990 में बेटा
फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी किया गया 1990 में, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी किया गया बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HGP लॉन्च कब हुआ? 1990 में ही लॉन्च हुआ बेटा, 1990 में ही HGP भी लॉन्च हुआ, याद रखना बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ से +4 मार्क्स श्योर है। द अर्थ समिट, यहाँ से आपसे पूछ लिया गया था, रियो डियो जेनेरियो ने 1992 में खोज किया गया है ये क्वेश्चन बेटा 2023 का नीट का पहला क्वेश्चन, या मुझे लगता है कि ये बच्चे पता होगा कि अर्थ समिट कब हुआ था, किसने दिया था, रियो डियो, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने दिया था अर्थ समिट, रियो डियो जेनेरियो ने। बेटा ये सिलेबस से हट गया है तो इसको पूरे तरीके से नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, ये आएगा ही नहीं। तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी है, इट प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क 2.4 ग्राम्स। याद रखना बेटा, ये डेटा आपके एनसीईआरटी में पूछ सकता है। जो रोजी काऊ है उसमें से बेटा ह्यूमन प्रोटीन की बात करें मिल्क में, ठीक है, मिल्क के अंदर तो 2.4 ग्राम पर लीटर, 1 लीटर में बेटा 2.4 ग्राम, ठीक है, 2.4 ग्राम प्रोटीन मिलता है, ठीक है। एंड द मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्टल, ठीक है, लैक्टल एल्बुमिन, अल्फा, बीटा नहीं बेटा, अल्फा याद रखना, क्लियर है। 1997 की बात है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक जी। 1997 में अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस किया था। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, अमेरिकन कंपनी ने ही गॉट पेटेंट राइट टू ऑन बासमती राइस। द वर्ल्ड समिट जो बात करें 2002 में, देखो अर्थ समिट, वर्ल्ड समिट, यहाँ सिलेबस कटा है बेटा, ये एनवायरमेंटल चैप्टर कट गया है। हेल्ड ऑन जोसनबर्ग ना, साउथ अफ्रीका थे, ठीक है बेटा, ये चैप्टर एंड होता है। एंड यहाँ तक आए बेटा, हमसे पूरा का पूरा डेटा वाला क्वेश्चन पढ़ा, उसके लिए थैंक यू दिल से। एंड यहाँ से प्रॉब्लम हो गई, देखो यस बेटा, यहाँ तक आए, हमसे पूरा डेटा वाले क्वेश्चंस पढ़े। आई होप यहाँ से आपका श्योर हो जाता है बेटा, यस, +20 मार्क्स बेटा यहाँ से श्योर है, फुल गारंटी, 100% बेटा यहाँ से गारंटी है कि आपके 20 मार्क्स आपके हाथों में रहेगा, ये इतना मार्क्स, क्लियर है। सोचो 20 मार्क्स आपके, मुझे लगता है 1.5 घंटे के अप्रॉक्स में ये लेक्चर ख़त्म हो रहा है। और अगर स्पीड में देख रहे हो बेटा तो आपके कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, यस। और यूट्यूब को थैंक यू बोलो एक बार, सब लोग बच्चे, सब लोग कमेंट में एक ही बात बोलेंगे कि यूट्यूब थैंक यू, हमें नहीं थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि यूट्यूब को बोलेंगे एंड इस टेक्नोलॉजी को बोलेंगे कि आज इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए बच्चों को हर चीज़ प्रोवाइड हो रही है, जो कि कंटेंट कहीं से भी, आप गांव का बच्चा भी पढ़ सकता है, यूट्यूब पर भी हर सारा कंटेंट हमने क्रिएट कर दिया है। यहाँ पर बच्चा कहीं भी जा सकता है, ठीक है, कोई भी चीज़ें पढ़ सकता है, मगर हमारे चैनल पर बेटा समझ आएगा तभी मज़ा आएगा। एक ही थंबनेल है, अगर बच्चों को कोई चीज़ समझ में आएगा तभी मज़ा आएगा, नहीं तो बोरिंग के साथ जिएगा वो, तो बोरिंग के साथ नहीं जीने देंगे आपको, ठीक है। जो बोरिंग वाला था यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया बेटा, 1.3 आवर, और जितने भी चीज़ें बेटा उसको समझ के पढ़ने वाली होती हैं, समझ के पढ़ना होता है उसको। एंड स्टूडेंट्स यहाँ तक आए हो ना, लेक्चर को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। एंड नेक्स्ट उसके बाद कि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो ना, तो ये चैनल मुझे लगता है कि आपके लिए ना बहुत ज़्यादा ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा, ठीक है। चैनल को क्या करना बेटा, सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा सर कह रहे थे भीख मांग रहा है, सर एक बच्चे ने कहा सर भीख मांग रहे, तो बेटा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके पास कंटेंट छूटे ना, आप हमेशा पा जाओ, ठीक है। एक अच्छा कोई भी कंटेंट अगर अच्छा आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन अगर आपको परेशान करता है तो उसको बंद करने का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने के बाद उसमें बेल आइकन क्लिक करना या ना करना, सब्सक्राइब करना, ताकि आप हमसे जुड़ जाएँ, ठीक है, आप हमारे स्टूडेंट्स हो जाएँ, और ताकि आप एक अच्छा कंटेंट पा पाएँ, ठीक है, पाएँ। और लास्ट मोमेंट तक है कि यहाँ पर जितने भी कंटेंट मैंने डाल रहा हूँ सब कुछ बेटा बच्चों के हेल्पफुल होने वाला है, बच्चों के लिए तो हेल्प ज़रूर होगा। यहाँ पर हमने बताया कि +20 मार्क्स
सोचो, जिसके 280 हैं तो 300 पार हो सकता है। तो ये वाले जहाँ बच्चे गलती करते हैं, ज़्यादातर सिली मिस्टेक्स होते हैं, तो ये मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। अब बच्चों का डाउट नहीं रहेगा सर इस तरह के सर कंटेंट डालो, ठीक है बच्चों। तो ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, पढ़ाई करते रहना। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज़ करो, क्योंकि बहुत जितना आपने पढ़ लिया है, और अब यहाँ पर रिवाइज़ करना बेटा, ठीक है। क्या करना है बेटा? रिवाइज़ करना है। अब रिवाइज, ठीक है, हमारे चैनल पर जाओ, अब फटाफट एक एक वीडियो के अंदर हमने सब कुछ क्लियर कर दिया है। मतलब 2-2 घंटे के अंदर पूरी प्लांट, ठीक है, ह्यूमन फिजियो, जो एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, सब कुछ मैंने, ओब्यूलेशंस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, बेटा विथ फीलिंग बने। ये सबसे बड़ी पॉइंट है कि सर हम आपका लेक्चर क्यों देखें बेटा, ओके सर आपका लेक्चर क्यों देखें, क्योंकि हमें क्या फ़ायदा होगा सर, हमारा मतलब यहाँ पर आपका फ़ायदा क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपको पहला नंबर आपको एनसीईआरटी प्योर एनसीईआरटी कराई गई है, यहाँ पर साथ में कराई गई बेटा। एनसीईआरटी साथ सीरीज इसलिए लॉन्च किया गया बच्चों को कि साथ कि बच्चे एनसीईआरटी करते नहीं है, पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है उसको। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन उसको आपके साथ कराया गया है। तो अपनी एनसीईआरटी साथ में रखना और हमारे साथ पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी बच्चे पढ़ते नहीं है, ठीक है। और उसके साथ में बेटा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किस लाइन से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, हमने ये भी एक्सप्लेन किया है। और उसके साथ में बेटा आपके साथ में एक और एड पॉइंट किया है, जो कि मुझे लगता है ब्रह्मास्त्र का काम यही वाला कर रहा है बेटा। आपका नेक्स्ट पोर्शन, यहाँ से आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है, फीलिंग बेटा। फील नहीं होता बच्चों को, पढ़ते जाते हैं, यूज कहाँ है, एप्लीकेशन कहाँ है उसका, ये चीज़ नहीं पता कर पाते हम बेटा। आप ह्यूमन फिजियो आओ ना, मतलब प्लेलिस्ट में जाओ, ह्यूमन फिजियो के सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, वहाँ पर आप देखो, एक लेक्चर्स को सावधानी पूर्वक देखो, क्या फीलिंग आता है, क्या डॉक्टर वाली फीलिंग आती है बेटा। शायद मुझे लगता है कि बच्चों को समझ में आया गया होगा। आप जाइए, पेज में जाइए, अब देखो ह्यूमन फिजियो देखना, ह्यूमन फिजियो में सब कुछ कंप्लीट कर दिया बेटा। एक एक चीज़ें हमने डॉक्टर वाली फीलिंग, सर्जरी कट करके बॉडी को सब कुछ दिखाया बेटा। डिजीज़ेज जो डिजीज़ेज होते हैं पेशेंट के अंदर, हमने डिस्कस कर लिया। अगर कोई MBBS का स्टूडेंट भी अगर रिवाइज करने के लिए कर रहा है ना, उसके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करने वाला बेटा। समझ आएगा तो मज़ा आएगा बच्चों। ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहना। नेक्स्ट पोर्शन पे मिलते हैं।